वेलकम टू द 8th एपिसोड ऑफ दिस सीरीज़। और अभी तक हम 7 डे कंप्लीट कर चुके हैं और ये जो चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो हमारा फ्लूइड है। और जो चैप्टर नंबर 10 है, जैसे अक्सर क्या करते हैं आप स्टूडेंट लोग इग्नोर कर देते हो कि क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट आप देखोगे कि इधर रिसेंट ईयर में लगातार क्वेश्चन पूछा गया है और एक से ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो बहुत इजी चैप्टर है। आपको इसे यदि आप इसे पढ़ लेते हो तो क्या होगा कि एक तरह से बहुत ही स्कोरिंग हो जाएगा और इंटरेस्टिंग चैप्टर तो है ही। ओके, सो इसमें क्लास 11 के चैप्टर्स 10 रखा गया है। और जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूं कि इससे पहले 7 लेक्चर्स हो चुके हैं। हर लेक्चर्स पूरे कंप्लीट एक चैप्टर को क्या करता है, कंप्लीट करता है। ओके, उसके सारे नीट के क्वेश्चंस पूरे उसमें डिस्कस होते हैं और सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस होते हैं विथ अपने स्टाइल में। जो हमारे पास में होता है सेंट्रल कॉन्सेप्ट कि जो भी क्वेश्चंस आता है ये मैं मानता हूँ कि हमेशा किसी न किसी सेंट्रल कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द आता है। और वो सेंट्रल कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, चेंज नहीं होते हैं, बस क्वेश्चन चेंज होते हैं। तो क्यों ना हम उस सेंट्रल कॉन्सेप्ट को ही डिकोड करके रखें ताकि हमें पता रहे कि अच्छा, जैसे इस चैप्टर में सिर्फ 5 डिफरेंट कैटेगरी है जिसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो यदि 5 डिफरेंट कैटेगरी यदि आपके हाथ में है, आप जानते हैं, तो क्या होगा, आप आराम से क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा चीज़ कि इसमें स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी के टॉपिक वाइज सब चीज़ को डील किया गया है। जैसे कॉन्सेप्ट नंबर 1 में एनसीईआरटी का 10.1 और 10.2 है, तो वो भी बच्चे जो 11th में हैं और वो ये जो करना चाह रहे हैं, मतलब ये करते हैं, वो भी मतलब कि इस क्वेश्चन को यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। वो भी इसमें उनको भी बहुत फ़ायदा होगा। साथ साथ जो मेंस वाले होते हैं उन लोगों को भी बहुत फ़ायदा होगा इसमें। ठीक है, तो हम इसमें सारे एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और उससे बेस जितने भी क्वेश्चन आए होंगे अभी तक नीट में, सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट जो हमारा सेंट्रल कॉन्सेप्ट है वो है अबाउट प्रेशर। ठीक है, कि ये प्रेशर क्या है, कैसे हम उसे डिफाइन करते हैं, और फ्लूइड एक्चुअली रेस्ट में जब होता है तो क्या क्या होगा, ये चीज़ हमारे इसमें सारे कॉन्सेप्ट है। उसके बाद दूसरा हमारा स्ट्रीम फ्लो पे है। तो स्ट्रीम फ्लो पे कुछ क्वेश्चंस है, बर्नौली हम उसको साथ साथ उसमें डील कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद विस्कोसिटी पे है और उसके बाद आपके पास सरफेस टेंशन पे है। ठीक है, तो एक एक हम इसमें सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कोई कहता है प्रेशर क्या है, तो प्रेशर कैसे डिफाइन करते हैं। तो प्रेशर आपने देखा होगा कि प्रेशर को अक्सर जो हम डिफाइन करते हैं वो फोर्स पर यूनिट एरिया से डिफाइन करते हैं। तो फोर्स पर यूनिट एरिया यहाँ तक तो ठीक है कि ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, बट जब ये एरिया स्क्विच करके छोटा हो जाए तो आप किसी जैसे पॉइंट पे आप देखोगे तो प्रेशर का डायरेक्शन बता नहीं सकते, वो सभी डायरेक्शन में एक्चुअली ये अप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे जो प्रेशर एट पॉइंट होता है ना, प्रेशर एट पॉइंट, उसको हम अक्सर वेक्टर नहीं, उसको एक स्केलर ही हम क्या करते हैं, मानते हैं। ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि यदि फ्लूइड है और फ्लूइड सपोज करो कि रेस्ट में है तो प्रेशर कैसा होगा। तो फ्लूइड एट रेस्ट मेन आपको यहाँ पे पढ़ना है, फ्लूइड एट रेस्ट। ठीक है, तो फ्लूइड एट रेस्ट देखोगे, सपोज करो कि आपके पास में एक कंटेनर में फ्लूइड रखा हुआ है। ठीक है, और आप इसमें से कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन को कंसीडर करते हो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे कंसीडर करते हो। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक्चुअली में हॉरिजॉन्टल लाइन क्या, ये पूरा हॉरिजॉन्टल सरफेस आपने कंसीडर किया होगा, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन दिखाया जा रहा है तो पूरा एक हॉरिजॉन्टल सरफेस कंसीडर किया होगा। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे कोई भी आप पॉइंट ले लो, वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। हर जगह पे प्रेशर जो होगा वो बराबर रहेगा, वो बदल नहीं सकता। ठीक है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या होता है, सेम ही प्रेशर रहता है, वो बदलता नहीं है। लेकिन यदि उसी तरह से हम डिफरेंट दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन अभी ये करें तो यहाँ पर भी प्रेशर जो होगा वो सेम होगा बट इससे डिफरेंट होगा। तो हम कह सकते हैं कि लेट्स से कि इस जगह पे पी डैश है, इस जगह पे यदि पी डैश है तो यहाँ पे हर जगह पे पी डैश ही रहेगा, बट ये जो पी डैश होगा और ये जो पी नॉट या पी हम मानते हैं इस वाले हाइट पे, इस दोनों में चूंकि डिफरेंस आ गया, एक एच हाइट का डिफरेंस आ गया, और सपोज करो कि जिस लिक्विड को आपने इस कंटेनर में भर रखा है उसकी डेंसिटी रो है, डेंसिटी है ना। डेंसिटी आपको पता ही होता है कि क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब हमेशा ये किस में रहेगा, केजी पर मीटर क्यूब के फॉर्मेट में इसका यूनिट रहेगा। तो यदि इस लिक्विड का जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी रो है तो पी डैश का जो वैल्यू होगा वो जितना हमारे पास में पी था वहाँ पे, उससे रो जी एच इसमें क्या हो जाएगा,
ज़्यादा हो जाएगा, ये रो जी एच ज़्यादा यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ नीचे जैसे जैसे आते हैं तो क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, और कितना से इंक्रीज होता है, रो जी एच से इंक्रीज हो जाता है। बस इतना याद रखोगे तो अच्छा खासा पार्ट आपका क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो एक ध्यान में क्या रखना है कि एक हॉरिजॉन्टल हाइट पे हमेशा प्रेशर सेम रहेगा, चाहे वो जितना हो, और यदि हम दूसरे हॉरिजॉन्टल हाइट पे आएंगे तो फिर से उस पर प्रेशर सेम रहेगा, बट वो शुरुआत से अलग हो सकता है, और वो अलग सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी जी और एच की वजह से होता है। वो जो मास है, वो मास थोड़ा सा जो एडिशनल प्रेशर लगा रहा है वही चीज़ एडिशन हो जाता है। बस इतना आपको ध्यान में रखना है, तो इसके क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी चीज़ को यूटिलाइज करते हुए पास्कल ने एक बहुत ही सही सा चीज़ डिज़ाइन किया। उसको थोड़ा सा देखो एग्जाम्पल से। यदि सपोज करो कि हमारे पास में एक इस तरह का एक सपोज करो कि एक कोई कंटेनर है, और इसमें लिक्विड पूरा ऐसे फ्लो है, और शुरुआत में मैं यहाँ पे इस वाले उस पर प्रेशर जो है, लेट्स से कि मैं P1 मान लेता हूँ, और यहाँ पे जो प्रेशर है एक दूसरे लाइन हम यहाँ पे मान लेते हैं, लेट्स से P2 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे P2 प्रेशर है और यहाँ पे P1 प्रेशर है। डेफिनेटली यदि ये आपको हाइट मालूम है, सेफ डजंट मैटर, ये यदि हाइट मालूम है h, तो जो P2 होगा वो P1 से रो जी एच जो होगा वो ज़्यादा होगा, रो जी एच ज़्यादा होगा। इतना तो हमने पिछले उससे देख लिया कि ये कॉन्सेप्ट जो है हमने पढ़ा, उससे देख लिया। इसमें ये कहा गया कि यदि आप क्या करते हो, इस P1 को इंक्रीज करते हो, इस P1 को यदि इंक्रीज करते हो, इफ़ है ना, इसको आप इंक्रीज करते हो, तो इसको इंक्रीज करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे फोर्स लगाओगे। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे हमने F1 फोर्स लगाया, और यहाँ का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था वो A1 था। लेट्स से यहाँ पे A मान लेते हैं, ये यहाँ का एरिया है। तो एक तरह से यदि हमने इंक्रीज किया तो बाई कितना इंक्रीज कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर जो है हमने F1 बाई A इतना से इंक्रीज कर दिया। मतलब अब वहाँ पे जो नेट प्रेशर है वो P1 प्लस F1 बाई A है। तो होगा क्या, ये जो प्रेशर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और उतना ही अमाउंट से यहाँ पर भी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सीधे से हो जाएगा, इसका जो इफ़ जो यहाँ पे आपने लगाया है उसका जो देन होगा वो यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे भी इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज्ड, है ना, प्रेशर इंक्रीज्ड एट 2 बाई कितना से, ये 2 पे इंक्रीज हो जाएगा बाई सेम अमाउंट से इंक्रीज हो जाएगा, सेम अमाउंट। तो सेम अमाउंट से इंक्रीज होने का मतलब है कि ये भी एक्चुअली में यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, प्रेशर इतना ही अमाउंट से है। सपोज करो कि इसको मैं ऐसा मान लेता हूँ, PA मान लेता हूँ कि इतना से हमने इंक्रीज किया था। तो यहाँ से जो जितना अमाउंट इंक्रीज करेगा वो B वाले पार्ट पे, इसको अब मैं B मान लेता हूँ कि लेट्स से B इसका एरिया है ना, इसका एरिया B है। तो यहाँ पे जो PB इंक्रीज हुआ है बाई द सेम अमाउंट, मतलब PB जो होगा वो उतना ही होगा जितना PA है। अब इसका लेकिन आप देखोगे कि PB उतना ही, तो PB के बराबर है। PB को लिखोगे तो वहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा लेट्स से F2, और वहाँ का जो एरिया होगा B ये होगा, और वहाँ पे F1 बाई A था। तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास में आ गया कि F2 जो फोर्स लगेगा वो डेफिनेटली F1 इंटू B बाई A के बराबर होगा। अब इसको जस्ट इमेजिन करने की कोशिश करो कि यदि हम यहाँ पे ले दें कि लेट्स से कि जो B है वो 10 टाइम्स ऑफ A है, मान लिया जाए कि ये चीज़ हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो थोड़ा बड़ा है जैसे यहाँ पे दिख रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो F2 हो जाएगा वो सीधे 10 टाइम्स ऑफ F1 होगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप ऊपर से 1 न्यूटन लगाओगे तो यहाँ पे 10 न्यूटन एम्पियर होगा। तो आपको दिख रहा है इसका बहुत अच्छा खासा यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। आप 10 एफर्ट्स जो लगा रहे हो, एफर्ट्स मैग्नीफाई हो गया है, एफर्ट्स मतलब फोर्स मैग्नीफाई हो गया है। हम इसे क्या कर सकते हैं, जो आपके अभी शुरुआत के इसमें बताया गया था कि आप यहाँ पे फोर्स यदि यहाँ पे लगाते हो F1, है ना, और ये फोर्स आप सिंपल लगाते हो, लेट्स से आपने 10 न्यूटन लगाया, और यहाँ पे आपने एक गाड़ी को आपको ऊपर उठाना है, और यहाँ का जो एरिया है, यहाँ पे एरिया A2, ये सपोज करो कि 100 टाइम्स ऑफ A1 है। अक्सर ऐसे ही रखा जाता है, ये बहुत छोटा ये बहुत बड़ा रहता। तो यहाँ पे जो आपको इसको पुश करने के लिए जो प्रेशर आपको फोर्स मिलेगा F2 वो 100 टाइम्स ऑफ 10 मिल जाएगा, मतलब सीधे 1000 न्यूटन मिल जाएगा। आप सोचो कि कितना ज़बरदस्त चीज़ हो गया कि आप 10 न्यूटन लगा रहे हो और वहाँ 1000 न्यूटन ऐसे हो रहा है। तो होगा क्या कि यहाँ पे एफर्ट्स मैग्नीफाई हो गया है, मतलब एक छोटा सा बालक एक कार को उठा सकता है, इतना बढ़िया एफर्ट्स हो गया है। तो देखो इसका यूटिलाइजेशन, इसको जितने भी हाइड्रोलिक लिफ्टिंग होता है उसमें इसे यूज किया जाता है। तो ये इस मायने में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है।
कोई पूरा फिजिक्स ही इंटरेस्टिंग होता है एक्चुअली, आगे के इंजीनियरिंग में आप जाओगे पूरा फिजिक्स ही इंटरेस्टिंग होता है। तो ये क्या हो गया, ये 100,000 न्यूटन सीधे आपने कहाँ से 10 न्यूटन से ला दिया। अपने एफर्ट्स को सोचो कितना मैग्नीफाई कर दिया है ना, एफर्ट्स जो हो गया है वो मैग्नीफाई हो गया है ना, हम कह सकते हैं मैग्नीफाई हो गया है क्या चीज़, एफर्ट्स, ठीक है। और वो भी किससे, सिंपल, हमें बीच में फ्लूइड रखना है और एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है कि इधर का एरिया कम रहे और इधर का एरिया ज़्यादा हो। तो जितना अमाउंट से यहाँ पे प्रेशर चेंज करोगे उतना ही अमाउंट से यहाँ पे चेंज होगा। बट अब यहाँ पे ये नहीं कहोगे कि आपने क्या किया, एनर्जी मैग्नीफाई कर दिया, नो, एफर्ट्स मैग्नीफाई किया है, एनर्जी सेम लगेगा। कहने का मतलब यदि आप F1 को सपोज करो कि यहाँ पे F1 को ऐसे लाके और नीचे के उसमें लाते हो, और सपोज करो कि आपने इसको नीचे की तरफ लाया और सपोज 2 मीटर तक नीचे लाए, तो आपने जो वर्क किया यहाँ पे, या हम कह सकते हैं कि इनपुट जो एनर्जी आपने यहाँ पे दिया है वो इनपुट एनर्जी 10 × 2 कितना हो गया, 20 जूल दिया है। तो अब ये जो ऊपर आएगा इतना कम आएगा कि ये सिर्फ 20 जूल होना चाहिए, मतलब आपको यहाँ जो डिस्टेंस रहेगा, ये डिस्टेंस कितना रहेगा, 20/1000 मीटर ही ये आपको मिल पाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस जो ऊपर उठेगा। तो ये बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस ऊपर आएगा और ये बड़ा सा डिस्टेंस नीचे आपको ये लाना पड़ेगा। ऐसे देखो 20 इतना तो बहुत कम हो गया ना, है ना, 2 से आप 51/50 मीटर हो गया, है ना, जो कि बहुत छोटा हो गया। यहाँ 2 मीटर है और यहाँ पे 1/50 मीटर है, बहुत छोटा सा ऐसे आएगा। तो ये चीज़ आपको क्या होगा कि थोड़ा सा ही लिफ्ट कर पाओगे, बट लिफ्ट कर पाओगे, एफर्ट्स आपको ऐसा लगेगा कि हाँ लिफ्ट कर दिए, लेकिन आप इसको बहुत, जो पतला वाला पोर्शन है उसको ज़्यादा नीचे लाओगे तो ये थोड़ा सा ऊपर आएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे फेल हो रहा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरह से कह सकते हो, तो कह सकते हो कि यहाँ पे ये हमारे पास में इसका आउटकम्स है, और इसको कहा जाता है पास्कल लॉ, है ना। इसको पास्कल ने ढूंढा था तो इसलिए इसको पास्कल लॉ कह दिया जाता है। तो ये पास्कल लॉ के नाम से जाना जाता है कि यदि हम किसी भी लिक्विड में किसी भी एक पॉइंट पे प्रेशर को बढ़ाते हैं तो इक्वल अमाउंट में प्रेशर सब जगह बढ़ जाता है, किसी भी पॉइंट पे आप देखोगे तो उतना ही अमाउंट से बढ़ेगा। तो यदि ये चीज़ का इसका इफेक्ट इसका यूटिलाइज करना है तो आप प्रेशर बढ़ाओ छोटे से एरिया में और बड़े से एरिया में प्रेशर उतना ही अमाउंट से बढ़ेगा, तो फोर्स मैग्नीफाई होकर आपको दिखेगा, तो एफर्ट्स आपको बहुत मैग्नीफाई होकर दिखेगा। ये चीज़ एक आपका इसमें बहुत बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। इसी से एक और चीज़ आप निकाल सकते हो, यहाँ तक जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा है इससे एक और चीज़ हम यहाँ पे आउटकम निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करो कि एक कंटेनर में किसी ऑब्जेक्ट को आपने डाला, किसी ऑब्जेक्ट को एक कंटेनर में डाल दिया है, ठीक है, और इसमें लिक्विड भरा हुआ है। अब होगा क्या, आपको पता है कि यहाँ पे जैसे इफेक्टिवली देखोगे तो जो अपर पोर्शन रहेगा, अपर पोर्शन में जो इधर प्रेशर इस पर जो लगेगा ये प्रेशर, और यदि हम इसी इफेक्टिवली यदि डाउन में सारे प्रेशर को देखें, यहाँ का प्रेशर देखें तो यहाँ का प्रेशर जो होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा ऐसे बना रहा हूँ। तो ये इफेक्टिवली आपके पास में बड़ा प्रेशर होगा, ऊपर छोटा प्रेशर होगा, तो नेट क्या होगा, आपको हमेशा इसमें ऊपर के डायरेक्शन में नेट फोर्स दिखेगा, है ना। नेट फोर्स जो दिखेगा नीचे आपके पास ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से नेट फोर्स हमेशा अपवर्ड में दिखेगा, है ना, अपवर्ड में आपको नेट फोर्स दिखेगा। इसी फोर्स को क्या कह दिया गया कि इसमें लिक्विड में जब आपने डुबोया तो ऊपर के डायरेक्शन में इसमें जो नेट फोर्स हुआ उसी को हम कहना शुरू कर देते हैं बायंसी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में बायंसी फोर्स। तो बायंसी फोर्स जो होता है वो आपको दिख रहा है कि इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से आया है। अब खूब सारे एक्सपेरिमेंट करके जो आर्किमिडीज वगैरह है ये लोग उन्होंने ये बताया था। तो बायंसी फोर्स जो होगा वो उसको बताया गया कि जो बायंसी फोर्स होगा वो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड होगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड जो होगा, अब उसको कैसे कैलकुलेट करोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, अब जो ऑब्जेक्ट आपने इसमें डुबोया है उसका वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम ही लिक्विड भी बाहर जाएगा, तो इसलिए हम वॉल्यूम ऑफ तो बॉडी ले सकते हैं, बट हमें किसका वेट लेना है, ग्रीन कलर के उसका वेट लेना है, तो इसलिए हमें इसमें डेंसिटी कितना लेना पड़ेगा, लिक्विड का। तो वॉल्यूम इंटू इतना करें तो मास हो गया, और इसमें यदि हम जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये चीज़ क्या हो जाता है, हमारा टोटल एफ बी हो जाता है। तो जो बायंसी फोर्स होगा वो कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इंटू जिस लिक्विड में इसे रखा गया है उस लिक्विड का डेंसिटी इंटू जी, यही हो गया वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो जब वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड आपके पास ज़्यादा होगा तो बायंसी फोर्स भी ज़्यादा होगा। इसी वजह से क्या होता है, जो जितने भी
शिप होते हैं वाटर में चलने वाले, वो सारे शिप का क्या किया जाता है कि वॉल्यूम बहुत बड़ा बनाया जाता है। वॉल्यूम इतना बड़ा होता है कि उसने वाटर को जितना डिस्प्लेस किया है उसका वेट जो है वो इतना इनफ है कि उस जहाज़ के बायंसी फोर्स जो होता है वो एक्स्ट्रा उसमें रहता है। तो बायंसी फोर्स इतना इनफ रहता है कि जहाज़ को डूबने ना दे। अपने पूरा जहाज़ प्लस उसका सामान प्लस उसमें जितने यात्री हैं उससे कहीं मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा उसमें क्या लगता है, बायंसी फोर्स लगता है। ठीक है, लेकिन उसी को यदि हम फ्लैट करके उसमें रख देते तो सीधे डूब जाता यदि हम वॉल्यूम खाली नहीं करते वहाँ पे तो। ठीक है, तो ये होता है। तो लिक्विड में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी का पोर्शन है। तो देखते हैं इससे जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको हम सॉल्व करेंगे। 3 चीज़ें आपको याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल, किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, सेम होता है। एक ये पार्ट आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, यदि आप वर्टिकली डाउन या अप जाते हो तो रो जी एच से डिफरेंस आएगा, मतलब नीचे आओगे तो बढ़ जाएगा उतना से, ऊपर जाएगा तो घट जाएगा उतना से, तो रो जी एच से ये चेंज होगा। इसी का एक पास्कल लॉ ने क्या कर दिया है कि इसमें कि प्रेशर जो होगा यदि हम देखेंगे तो रो जी एच से ऐसे जो बढ़ा P2 = P1 + रो जी एच। ठीक है, तो यहाँ से हमें फ़ायदा क्या हो गया कि एक जगह पे प्रेशर बढ़ाओगे सब जगह पे प्रेशर बढ़ेगा तो एफर्ट्स को एम्पलीफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे बायंसी फोर्स वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड के बराबर होता है। ये सब चीज़ें हम बेस पे बाकी जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको देखेंगे। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, देखने में बहुत भयंकर लग रहा है लेकिन है बहुत सिंपल, लेकिन उसके लिए आपको इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। ठीक है, 17 में क्वेश्चन पूछा गया। इसमें कहा यूट्यूब विथ बोथ एंड ओपन एट द एटमॉस्फेयर, मतलब देखो ये एंड भी एटमॉस्फेयर से है इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर का है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये यू के फॉर्मेट में ट्यूब है इसलिए कहा गया इज पार्शियली फिल्ड विथ वाटर। ये क्या था, पार्शियली फिल्ड वाटर से था, वाटर से पार्शियली फिल्ड था। ऑयल विच इज इमर्सिबल विथ वाटर इज poured into one side until it stands at a distance of 10 mm above the water level on the other side। एक्चुअली में शुरुआत में सिर्फ इसमें पानी था, है ना, ऐसे कह सकते हो। अब इसमें क्या क्या करना शुरू कर दिया, इसमें ऑयल डालना शुरू कर दिया। अब ऑयल डालेंगे तो इधर से प्रेशर बढ़ेगा तो ये जो वाटर का पार्ट होगा ये ऊपर जाना शुरू होगा। ये कहा कि हम जब तब तक इसमें तेल डालते रहे जब तक कि ये जो वाटर लेवल है वे वहाँ तक ना पहुँच जाए, वहाँ तक ना पहुँच जाए, ऐसे कि ऑयल इससे जस्ट 10 सेंटीमीटर 10 mm जो है ऊपर तक आ गया है, वहाँ तक हम जाके छोड़ें, मतलब अब ये स्टीडी स्टेट में आ गया है। तो ये फ्लूइड एट रेस्ट है। ठीक है, तो इसने कहा विथ वाटर इज poured into one side until it stands at a distance 10 mm above the water level on the other side। ये जो फाइनल वाटर लेवल यहाँ पे आ गया है, ये सब चीज़, ये पूरा वाटर अब आ गया है। शुरुआत में ये पूरा वाटर नहीं था, शुरुआत में उधर साइड में था। तो ये पॉरिंग करते 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 इसमें तेल रखते रखते इसको हमने यहाँ तक ला दिया, और इन दोनों के बीच में ये 10 mm है, ये हमें पता है कि तो ऑयल का जो ये पोर्सन है ये एक्स्ट्रा लेंथ उसमें है। इसने कहा मीनवाइल द वाटर राइजेज बाय 65 mm फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लेवल। देखो ओरिजिनल लेवल जो इनिशियल वाला पार्ट था, इनिशियल जितना था उससे 65 mm तक ऊपर पहुंच गया है। द डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज, इसमें इस ऑयल की डेंसिटी हमें बतानी है। लेट्स से ऐसा मान लेते हैं इसकी डेंसिटी बतानी है कि क्या होगा, यही हमारा मेन पूरा टारगेट हो गया। अब आप देखोगे तो इसमें बहुत ही सिंपल हम एक क्या कहानी कर सकते हैं कि B और C जो है वो एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, B और C जो है वो एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। तो इसका मतलब P at C कहो या P at B कहो, इसको बराबर होना पड़ेगा। अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा था कि यदि फ्लूइड रेस्ट में है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो उसका प्रेशर सेम होगा। ठीक है, तो P at C ये बराबर होगा P at B का। इसी को यदि हम आगे बढ़ाए तो सब चीज़ मिल जाएगा। देखो P at C देखोगे तो इसमें पूरा इतना बड़ा कॉलम है, इतना बड़ा कॉलम है ऑयल का जो इधर लगा हुआ है। तो यहाँ पे प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहाँ पे आते आते ये कितना हाइट हो गया है, तो आपको दिख रहा होगा 10, 65 और 65। तो आपको नहीं लगता है कि यदि मैं PB लिखूँ, चलो पहले PC लिख देते हैं, PC लिखूँ तो क्या होगा, यहाँ पे कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक, खुला हुआ है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इतना हाइट नीचे, तो PC को लिखेंगे कितना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो ऑफ वाटर और G और H कितना है 65 + 65, 65 + 65 130 हो जाएगा। तो 130 mm, तो 130 × 10⁻³ ये पार्ट हो जाएगा कितना, PC, ये हो गया PC इक्वल टू, जब आप यहाँ पे क्या करोगे PB करोगे तो PB को देखो, PB इधर से लिखोगे तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से स्टार्ट हुआ है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे प्लस रो GH जो ये करेंगे तो रो ऑफ क्या करेंगे ऑयल
और कितना हो गया 65, 65 और 10, ये जो पूरा हाइट हो गया वो 140 हो गया, तो 140 इंटू 10⁻⁻3। बस हो गया सॉल्व। ये इक्वेशन है, इधर जाएगा है ना, इतना प्लस ये था तो ये इधर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों बचेगा तो उसमें से कौन सा जी हमने छोड़ दिया, रो जी ऐसा होता है ना, रो जी इंटू इतना, तो जी से जी भी कैंसिल हो जाएगा, 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा वो वाटर के उसमें हम यदि उधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, हमें किसका निकालना था, ऑयल का निकालना था, और ऑयल का निकालना था तो ऑयल बराबर हो जाएगा 13/14, ठीक है। तो ये हो जाएगा रो ऑफ वाटर इंटू 13/14, ये हो जाएगा रो ऑफ जो हमने ऑयल निकाला था। तो ये रो ऑफ वाटर जो होता है वो 1000 होता है ना। तो अब 1000 से 13/14 करोगे तो 1 से थोड़ा सा ही कम है, तो इसलिए 928 के आसपास आएगा, थोड़ा सा ही कम, तो सी इज गोइंग टू बी द आंसर। ओके, तो ये हमें समझ में आ गया क्या करना। बहुत ही सिंपल सा काम करना था कि हमें प्रेशर यहाँ पे क्या करना था, बराबर करना था, और ये चीज़ आप समझ में आ गया तो बस बाकी चीज़ समझ में आ गया। नेक्स्ट में है, इस क्वेश्चन में दिया गया है, देखो, टू नॉन मिक्सिंग लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एंड एन रो n ग्रेटर देन 1 है। तो दो लिक्विड है, ठीक है, एक का डेंसिटी रो है और दूसरे का डेंसिटी n टाइम्स ऑफ रो है, और कहा गया है कि n टाइम्स ऑफ रो है, तो इसको मैं मान लेता हूँ कि ये रो 1 है और ये है रो 2, ठीक है। दो लिक्विड है तो ये चीज़ है, और हमें सीधे दिख गया कि n का वैल्यू ग्रेटर देन इतना है, तो इसलिए हम कहेंगे कि जो रो 2 है हमारा वो बड़ा है रो 1 से, हायर डेंसिटी का ये लिक्विड है। तो दो लिक्विड हमारे पास में हो गया, ये दे दिया, आर पुट इन अ कंटेनर। अब इसको यदि कंटेनर में रखते हो तो सपोज करो कि मैं इसको थोड़ा सा कलर कोडिंग कर दूं, इस वाले को ग्रीन से हम दिखाएंगे, इसको ग्रीन से दिखाएंगे, उसको रेड से दिखाएंगे, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, जो हायर डेंसिटी का लिक्विड होता है वो नीचे रहता है और लोअर डेंसिटी का ऊपर रहता है। तो यदि आप इसे कंटेनर में रखोगे, यदि आप इसे कंटेनर में रखोगे तो क्या होगा, जो ग्रीन वाला पोर्शन होगा, ग्रीन वाला जो लिक्विड होगा वो नीचे होगा, और जो रेड कलर का यहाँ पे हमने कोडिंग किया है ये ऊपर होगा। पहला चीज़ तो ये होगा, ठीक है। तो ये हमने एक कंटेनर में रखा है, ठीक है। द हाइट ऑफ इच लिक्विड इज h, और दोनों को हमने सेम हाइट पे रखा है, मतलब ये भी h हाइट तक ऐसे भरा हुआ है और ये भी h हाइट तक ऐसे भरा हुआ है। चलो ठीक है, दोनों को हमने रख दिया है ना, और हमें डेंसिटी भी पता चल गया है कि इसका जो डेंसिटी है रो है और इसका जो डेंसिटी है n टाइम्स ऑफ रो है। अब देखते हैं आगे क्या कहता है। इसमें कहा अ solid cylinder of length L and density D is put in this container। इसमें एक solid cylinder रखा गया है। The cylinder floats with its axis vertical and length rho L in the denser liquid। इसका मतलब यहाँ पे एक वो रखा गया है, सिलेंडर रखा गया है, और ये सिलेंडर जो है ये इसमें फ्लोट कर रही है। इसमें कुछ हिस्सा जो इसका है वो नीचे वाले लिक्विड में है और कुछ वो दे रखा है, ठीक है, और कुछ हिस्सा जो है इसका ऊपर वाले उसमें है, और उसका वैल्यू दे रखा है कि ये जो द सिलेंडर फ्लोट्स विथ एक्सिस वर्टिकल एंड लेंथ p टाइम्स ऑफ l इन द डेंसर लिक्विड। मतलब यहाँ जो लेंथ है वो कितना है, p टाइम्स ऑफ l है। तो ऑब्वियसली ये जो इसमें जो बचेगा वो लेंथ कितना बच जाएगा, टोटल लेंथ में से हम pl को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1 - p टाइम्स ऑफ लेंथ, ऐसे हम लिख सकते हैं। ये अब कहानी है और ये फ्लोट कर रही है, ठीक है। और इसका डेंसिटी मानने को कहा है कि इसका जो डेंसिटी है वो d है, और यही d हमें निकालना है कि कितना होगा। देखो कि डेंसिटी d इन द डेंसर लिक्विड द डेंसिटी d इज इक्वल टू, वही d हमें निकालना है कि कितना होगा। अब मुझे बताओ, यदि ये सिलेंडर फ्लोट कर रही है तो इस सिलेंडर यदि ये फ्लोट कर रही है तो डेफिनेटली इस सिलेंडर पे जितने भी फोर्सेज होंगे वो नेट फोर्स 0 होगा। तो इस सिलेंडर पे हम देखेंगे तो इसका जो टोटल वेट होगा, जो टोटल सिलेंडर का वेट होगा वो नीचे के डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो ये वेट ऑफ मान लिया जाए कि सिलेंडर है, ठीक है, और इसमें दो बायंसी फोर्स लग रहा होगा। एक जो ग्रीन कलर का लिक्विड है वो उसको ऊपर की तरफ लगा रहा होगा, बायंसी फोर्स हमेशा ऊपर के डायरेक्शन में ही लगेगा क्योंकि नीचे का प्रेशर जैसे जैसे डाउन जाते हैं उसका प्रेशर बढ़ता है। और जो रेड वाला पार्ट है वो भी एक बायंसी फोर्स ऊपर लगा रहा होगा। लेट्स से इसको मैं B2 कह देता हूँ और इसको B1 कह देता हूँ, और ज़्यादा अच्छा रहेगा कि रेड वाले को 1 कहें, इसको FB1 कहते हैं और इसको FB2 कह देते हैं, ठीक है। तो दोनों ने बायंसी फोर्स ऊपर लगाया है, और यदि ये फ्लोट कर रहा है इसका मतलब रेस्ट में है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो हमारे पास में क्या है, इसका
जो इसका वेट है, सिलेंडर का वेट है, दिस मस्ट बी इक्वल टू FB1 और प्लस FB2। बस आगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब सबसे पहले बताओ, यदि वेट ऑफ मैं ये सिलेंडर पूछूं तो इस सिलेंडर का हमें पहले वॉल्यूम चाहिए, टोटल लेंथ इसका L मालूम था, क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं कि एरिया A है, तो A इंटू L इंटू इसका डेंसिटी लिख देंगे, तो A इंटू L पूरा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये मास हो गया, और इसमें यदि मैं G से मल्टीप्लाई कर दूं तो वेट ऑफ दिस सिलेंडर हो गया। दिस मस्ट बी इक्वल टू FB1। अब FB1 क्या है? FB1 जो रेड कलर के लिक्विड ने जितना डिस्प्लेस हुआ होगा वो लगाया होगा, तो रेड कलर के लिक्विड को कितना डिस्प्लेस किया है, तो जितना ये वॉल्यूम आपको ऊपर दिख रहा होगा यही वॉल्यूम तो इसने क्या किया है, ये जो वॉल्यूम है यही तो डिस्प्लेस किया है, तो ये वॉल्यूम कितना होगा, A इंटू L माइनस इतना, तो हम कह सकते हैं A इंटू लेंथ जो है वो 1 माइनस P टाइम्स ऑफ L है। ठीक है, ये टोटल वॉल्यूम हो गया, और किसका वॉल्यूम, जो डिस्प्लेस हुआ है। अब डिस्प्लेस लिक्विड का हमें लिखना है, तो इसलिए इसमें हमें लिखना पड़ेगा रो, क्योंकि ये जो इसका है वो रो है, और इसका लिखना पड़ेगा G, तो ये वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड हो गया जो रेड डिस्प्लेस हुआ है। अब जो दूसरा पोर्शन है इसमें कितना डिस्प्लेस किया, ये कितना डिस्प्लेस किया, तो इसको देखेंगे तो कितना डिस्प्लेस किया, तो इसमें भी क्रॉस सेक्शन एरिया A कितना, P टाइम्स ऑफ L, इसमें क्या है, ये लेंथ है, तो ये पूरा इसका वॉल्यूम हो गया, है ना। और ये जो लिक्विड है वो लिक्विड N टाइम्स ऑफ रो है, N टाइम्स ऑफ रो ये लिक्विड है, N टाइम्स ऑफ रो ये लिक्विड है। तो अब ये क्या हो गया, ये पूरा क्या हो गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मतलब मास हो गया, इंटू G कर देंगे, तो ये वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड कौन सा, ग्रीन कलर का हो गया। बस अब आपको D के लिए सॉल्व करना है, तो बस देख लो अब क्या है, कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है, A इधर भी है, A इधर भी है, A इधर भी है, कैंसिल हो गया, L इधर भी है, L यहाँ पर भी है, L यहाँ पर भी है, कैंसिल हो गया, G यहाँ पर भी है, G यहाँ पर भी है, G यहाँ पर भी है, कैंसिल हो गया। अब इधर बचा D, तो D इज इक्वल टू जो हमें निकालना था डायरेक्ट आ रहा है 1 माइनस P इंटू रो, 1 माइनस P इंटू रो, और यहाँ पे P इंटू N रो प्लस P इंटू N रो, ये आ गया। अब यहाँ से आप देखोगे तो सभी में रो कॉमन है, तो रो कॉमन लेंगे तो आएगा 1 माइनस P और प्लस NP, और यहाँ पे ऐसे रो आ जाएगा। तो देखो कौन सा आएगा, इसमें से P कॉमन लोगे तो N माइनस 1 आ जाएगा, है ना, तो P कॉमन लोगे तो N माइनस 1 और प्लस 1 और रो, ऐसा B इज द आंसर। देखो ये दिख रहा है, तो समझ में आ रहा है कि किस तरह से सॉल्व होगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप इसके यदि प्रेशर के इस वाले कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया तो आप आगे बहुत आसानी से बना सकते हो। अब जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है ना, और स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, और एक्चुअली में इसी से हम बर्नौली प्रिंसिपल भी बनाते हैं। तो दो कॉन्सेप्ट मैंने डिवाइड कर दिया है एक ही, तो पहले स्ट्रीमलाइन फ्लो को समझ जाओ। मतलब हमारा जो सेकेंड कॉन्सेप्ट है, अब हम फ्लूइड डायनेमिक्स को देखने जा रहे हैं। यदि हम एक तरह से देखें तो फ्लूइड इन मोशन हम कह सकते हैं, और फ्लूइड इन मोशन में हम उसके डायनेमिक्स को देखने जा रहे हैं। ठीक है, वो रेस्ट में नहीं है, तो अब इसके हम डायनेमिक्स को देखने जा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि यदि सपोज करो कि हमारे पास में एक पाइप है और ऐसे उसका क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, हमें पता है कि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन थोड़ा बड़ा है और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन थोड़ा छोटा है, और इसमें लिक्विड फ्लो हो रही है, इसमें पूरा लिक्विड ऐसे फ्लो हो रही है। तो जब ये लिक्विड फ्लो हो रही होती है तो आपको क्या दिखेगा कि यदि किसी भी एक लिक्विड के पार्टिकल को पकड़ लो और उसको ट्रेस करना शुरू कर दो, तो आप उसको ट्रेस करते 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 ऐसे जाओगे तो ये किसी न किसी एक लाइन पे हमेशा जाता नजर आएगा। फिर यदि दूसरे उसको देखोगे तो हम उसका देखोगे तो वो भी एक लाइन पे ऐसे जाता नजर आएगा, तीसरा को देखोगे तो वो भी किसी न किसी एक लाइन पे ऐसे जाता नजर आएगा, और ये कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। अब कहने का मतलब ये है कि जैसे इस पॉइंट पे सपोज करो कि ए पॉइंट पे कोई एक पार्टिकल आया और इसकी वेलोसिटी यहाँ पे सपोज करो कि v1 है, तो जो भी पार्टिकल अभी पीछे से ए पे आएगा उसका वेलोसिटी v1 ही होगा। अब ये हो सकता है कि ये आते 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 यहाँ पे यही पार्टिकल जब यहाँ पे पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, ये पॉसिबल है ना, लेट्स से v2 ऐसे होगी तो ज़्यादा हो गई, पॉसिबल है। लेकिन अब इसके पीछे जो पार्टिकल आएगा यहाँ पे v1 होगा और वो जब यहाँ पे पहुंचेगा तो उसका भी v2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये लाइन जो होगा वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। ये जो लाइन है इसी को हम कहते हैं स्ट्रीम लाइन,
ठीक है, इसी को कहते हैं हम स्ट्रीम लाइन। और ये क्या करेगा, नेवर क्रॉसेस इच अदर, नेवर क्रॉसेस इच अदर, कभी ये इच अदर को क्रॉस नहीं करेगा। एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है, तो इसे स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। स्टीडी फ्लो भी हम इसे कह देते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो को कभी कभी हम स्टीडी फ्लो भी कह देते हैं, इसको हम स्टीडी फ्लो भी कह देते हैं, ठीक है। और ये सब लाइन कहलाता है। तो यहाँ और यहाँ वेलोसिटी अलग हो सकता है, बट जैसे इसको हमने सपोज करो कि बी पॉइंट का, बट पीछे से जो भी पार्टिकल आएगा यहाँ आते आते उसकी वेलोसिटी उतनी होगी और यहाँ आते आते उसकी वेलोसिटी वही v2 होगी, है ना, इसी पाथ को जाएगी। ये पार्टिकल कभी भी इस पाथ को फिर फॉलो नहीं करेगी, तो उसे हम स्ट्रीमलाइन फ्लो कहेंगे। अब सिंपल सा मीनिंग आपको पता होगा कि यदि सपोज करो कि इस क्रॉस सेक्शन में जितना यहाँ पे अमाउंट, जितना मास यहाँ पे एंटर किया है, यहाँ से उतना ही मास बाहर जाएगी ना, क्योंकि बीच में स्टोरिंग का तो कुछ है नहीं। तो इस कॉन्सेप्ट को देखें तो हम सीधे कह सकते हैं कि v1 टाइम्स ऑफ a1, जहाँ पे v1 यहाँ का वेलोसिटी है और यहाँ का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो a1 है, वो इनटू टाइम कर देंगे तो टोटल जो होगा वॉल्यूम एंटर हो गया, और उतना ही चीज़ इन टाइम डिल्टी, उतना ही चीज़ यहाँ पे आपको v2 टाइम्स ऑफ a2 मिलेगा। ये डेफिनिट है, ये डेफिनिट है आपके पास में, और इसको कहा जाता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, है ना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, कंटिन्यूटी। अब ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपने इस जो वाटर है उसको कंप्रेस नहीं कर पाए, है ना, तो क्या होगा, जितना इन करोगे उतना ही आउट जाएगा, तो v1a1 बराबर v2a2 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो v1a1 बराबर v2a2 यहाँ पे हो जाएगा, इसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहेंगे। अब सिंपल सी बात है कि यदि मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इफ़ a2 जो है वो छोटा है, नैरोअर है a1 से, तो क्या होगा, v2 को बड़ा होना पड़ेगा v1 से। तो ये चीज़ आपको सीधे समझ में आएगा कि जहाँ पे नैरो होगा वहाँ पे क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी। और यही चीज़ आप जब भी बाइक वाइक धोने के लिए या पानी कहीं पे वो छिड़काव करने के लिए जब पानी के आगे वाले मुंह को ऐसे दबाते हो तो हाई स्पीड से जो फ्लूइड होता है वो बाहर आना शुरू हो जाता है। ये कभी आपने किया होगा, या नल में, सिंपल नल में आधा पार्ट को बंद करने की कोशिश करो, वो हाई स्पीड से आना शुरू हो जाएगा। वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ही है, ठीक है। ये एक चीज़ होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब इसी का नेक्स्ट वर्जन भी हम देखेंगे, कुछ और भी चीज़ें इसमें एडिशन देखेंगे। उससे पहले इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ सिलिंड्रिकल ट्यूब ऑफ अ स्प्रे पंप हैज़ द रेडियस r। एक ट्यूब है स्प्रे पंप का और उसका जो रेडियस दिया हुआ है, एक सिलिंड्रिकल है और उसका जो रेडियस दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक वो r दे रखा है। फिर कहा वन एंड ऑफ विच हैज़ n फाइन होल्स। इसके जो दूसरा एंड है इसमें बहुत सारे होल बना दिए गए हैं, बहुत सारे होल बना दिए गए हैं ताकि यहाँ से पानी का छिड़काव कर सके। तो ये जो नंबर है वो कितने हैं, n है, n फाइन होल्स हैं। और हर एक होल्स का यदि हम रेडियस देखते हैं तो हर एक होल्स का रेडियस इसने बताया कि स्मॉल r है। इफ़ द स्पीड ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब इज v, मतलब इसमें जो लिक्विड आप एंटर करा रहे हो, इसमें जो लिक्विड एंटर कर रहे हो, इसका स्पीड जो है वो यदि v है, तो ये पूछा जा रहा है द स्पीड ऑफ द इजेक्शन ऑफ द लिक्विड थ्रू द होल, मतलब इसमें इच होल से जो ऐसे इजेक्ट हो रहा है तो उसका सपोज करो कि मैं v1 मान लेता हूँ, ये कितना है ये आपको बताना है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाओगे तो यहाँ से जो आपने किया हम कह सकते हैं कि v टाइम्स ऑफ यहाँ का एरिया कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। इतना इन किया तो जो बाहर आ रहा है वो n टाइम्स ऑफ v1 टाइम्स ऑफ कितना, पाई स्मॉल r स्क्वायर, ऐसा कर दोगे। तो इससे क्या होगा, आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, पाई से पाई को कैंसिल कर सकते हो और यहाँ से हमारे पास में v1 जो हो जाएगा वो v अपॉन n और v1 बराबर ऐसे, तो ऐसे ऐसा करो v1 और यहाँ पे इधर जाएगा तो v अपॉन n हो गया और ये r स्क्वायर हो गया, और ऑलरेडी यहाँ पे क्या था, r स्क्वायर था, ठीक है। तो कितना है, वी आर स्क्वायर में एन आर स्क्वायर से आप डिवाइड कर दोगे तो वो v1 मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज़ हो गया, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, वी आर स्क्वायर बाई एन आर स्क्वायर, डी इज़ द आंसर, ठीक है। 2015 में पूछा है, वो थोड़ा सा बदलाव करके अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा है 2015 में, कई सारे लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो 2015 के बेसिस पे आप तैयारी करो, डेफिनेटली इसके नीचे ही आना है, बहुत नीचे आने क्वेश्चन से, ठीक है। तो कम से कम 2015 के लेवल को आपको अचीव करके तैयारी करते समय करना चाहिए, तैयारी करते समय हमेशा लेवल अप होना चाहिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो बर्नौली प्रिंसिपल है। बर्नौली प्रिंसिपल जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड
है ना, ये जो है बर्नौली प्रिंसिपल वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। और ये कहता क्या है कि जो आपने यहाँ पे ऐसे देखा कि ये क्रॉस सेक्शन वगैरह ऐसे चेंज हो रहा है, और यदि सपोज करो कि एक वर्टिकल ये है और यहाँ से इसका ऑन एन एवरेज जो हाइट है यदि ये भी चेंज होता है ना, ये h1 हाइट पे है और ये h2 हाइट पे है, ठीक है, और यहाँ पे कोई जो फ्लूइड है वही एंटर करती है और यहाँ से फिर यहाँ से क्या हो रही है, ये बाहर जा रही है ऐसे करके। यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है, यहाँ पे जो वेलोसिटी दिया गया है वो यदि V1 है और यहाँ पे जो वेलोसिटी दिया हुआ है वो V2 है ना, यहाँ पे V1 है और यहाँ पे V2 है, यहाँ पे प्रेशर P1 है और यहाँ पे प्रेशर यदि P2 है। तो इनके अनुसार से ये होता है कि जो यहाँ पे प्रेशर है ना P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर, ये कांस्टेंट हो जाता है। आप किसी भी पॉइंट पे देखो ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, ये किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो कांस्टेंट हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं हाफ रो V स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर टाइप का काइनेटिक एनर्जी है, रो GH जो हो जाएगा mgh बन जाएगा, वो कहीं ना कहीं से पोटेंशियल एनर्जी है, और P जो है P जो प्रेशर और इसमें बाकी जैसे वॉल्यूम इसमें मल्टीप्लाई करोगे तब मास आता है, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम वर्क डन होता है। तो जो वर्क होगा वो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी में आएगा, वही चीज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब यदि हम फर्स्ट और सेकंड पे इसको लगाएं तो फर्स्ट पे जो आपके पास में प्रेशर P1 है और फर्स्ट पे रो GH1 हाइट है और यहाँ पे यदि हाफ रो V1 का स्क्वायर है, तो ये सेकेंड पॉइंट पे P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर, ये दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। यही बर्नौली इक्वेशन कहता है। तो ये चीज़ में दोनों शामिल है, जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो भी शामिल है और यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम को लगा के ये डिराइव किया जाता है। तो हम इतना याद रखें तो उतना ही काफ़ी होगा, ठीक है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस भी है, और बहुत सारे एप्लीकेशंस में यदि एक जो कॉमन एप्लीकेशन बार बार पूछे जाते हैं उसको मैं यहाँ पर डील कर देता हूँ। जैसे टैंक है ना, और टैंक बहुत ही वाइड है, टैंक बहुत ही वाइड है और एक उसके सबसे नीचे में एक छोटा सा ऐसा होल कर दिया गया है और इसमें पूरा के पूरा लिक्विड भरा हुआ है, इसमें पूरा के पूरा क्या है, लिक्विड भरा हुआ है। और आपसे कोई कहता है कि मुझे बताओ कि इस छोटे से क्रॉस सेक्शन से यहाँ से जो ऐसे लिक्विड बाहर आ रही है उसकी वेलोसिटी कितनी है, ये वेलोसिटी मुझे जाननी है ना। तो यहाँ पे सेम चीज़ हम करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, अब देखो कि क्रॉस सेक्शन यहाँ जो होगा, यहाँ का क्रॉस सेक्शन सपोज करो कि A1 है, यहाँ से नीचे जो लिक्विड जा रही है वो है हमारा V1, और ये जो यहाँ से हाइट में है, यहाँ से हाइट हम मान लेते हैं H, ठीक है, और सपोज यहाँ से H मान लेते हैं, H1 मान लेते हैं, और ये इस वाले हाइट से ये H2 पे है ना, और यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगा V2, है ना, V2 हो गया। तो हम जब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाएंगे तो सीधे हमें ये दिख जाएगा कि A1 V1 जो होना चाहिए वो A2 V2 के बराबर होना चाहिए, और यदि हम इसमें V1 को देखने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा A2 बाई A1 टाइम्स ऑफ V2, और A1 इतना बड़ा है कि आपको ये दिखेगा कि इसमें ये V1 को बहुत ही छोटा करेगा, इसीलिए हम V1 को अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं 0, मतलब यहाँ से नीचे नज़र नहीं आएगा, यहाँ से आएगा। बाकी अब उसके बाद बर्नौली इक्वेशन को लगा दो, तो जब बर्नौली इक्वेशन लगा दोगे तो ये जो V आता है वो आता है √2GH के बराबर। H जो है यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो हाइट का डिफरेंस है वे है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना है, जैसे फ्री फॉल मोशन होता है ना, वैसे इसको कभी कभी हम स्पीड ऑफ इफ्लक्स कहते हैं, स्पीड ऑफ इफ्लक्स। तो स्पीड ऑफ इफ्लक्स आप कभी कभी इसे कहते हो, है ना, तो स्पीड ऑफ इफ्लक्स भी आप इसको कहते हो, ठीक है। तो ये फ्री फॉल मोशन के बराबर हो गया। जैसे फ्री फॉल जो स्पीड होता है H हाइट डाउन आने के बाद वो √2GH होता है, उसी के बराबर है। इतना हम ध्यान में रखेंगे और इसका एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, जरा एक एक करके हम देखते हैं कि क्या है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है वो दिया हुआ है, अ स्मॉल होल्स ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 mm² इज प्रेजेंट नियर द बॉटम ऑफ फुल्ली फिल्ड ओपन टैंक ऑफ हाइट 2 मीटर। ये बिल्कुल सेम कहानी हो गया, है ना, कि यहाँ से
नियर बॉटम ऑफ फुल्ली फिल ओपन टैंक ऑफ हाइट 2 मीटर, हाइट 2 मीटर यहाँ पे हाइट दे रखा है, ठीक है। ओपन टैंक है, यहाँ पे ओपन टैंक है और इसमें पूरा लिक्विड भरा हुआ है। और यहाँ से हमें क्या चाहिए, अब चाहिए टेकिंग जी बराबर इतना द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द ओपन होल। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर देखोगे एम क्यू पर सेकेंड दिया हुआ है, तो हम आपको नहीं लगता है कि इसमें वेलोसिटी इंटू एरिया पूछ दिया है, मतलब यहाँ का वेलोसिटी इंटू एरिया जो होगा वही तो अमाउंट ऑफ वाटर हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, उसमें मीटर स्क्वायर करोगे तो मीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन से वो पकड़ में आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन से उसमें पकड़ में आ रहा है। तो v इंटू ए यहाँ पे आपको निकालना है। तो v इंटू ए यदि आपको यहाँ पे निकालना है, v इंटू ए आपको निकालना है, तो आपको पता ही है कि v जो होता है वो √2gh हो जाता है। तो √2gh v हो गया और इंटू यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्या होगा निकाल दोगे तो आंसर मिल जाएगा। तो निकाल लो, √2gh का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू जी का वैल्यू 10 लेना है और h का वैल्यू कितना लेना है, 2 मीटर है तो ये भी 2 हो जाएगा, इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो 2 mm स्क्वायर है, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो 2 बाहर, तो ये 4 बाहर, √10 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। और आपको पता है कि 10 का रूट अंडर जो आएगा वो 3 पॉइंट समथिंग के आसपास में आएगा, और 4 इंटू 3 पॉइंट समथिंग करोगे तो 12 पॉइंट समथिंग के उसमें आएगा। डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, 12.6 इंटू 10⁻⁻6। ओके, तो इसमें कैलकुलेशन भी आप बहुत आसानी से पकड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा जो क्वेश्चन में मिस्टेक है उस चीज़ को सुधार के फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आसानी से सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है अ विंड विथ स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड ब्लो पैरेलल टू द रूफ ऑफ ए हाउस। एक कोई हाउस है ना, एक हाउस है जिसका ऐसे ये छत होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम दरवाज़ा बना देते हैं ऐसे करके, ठीक है, ये हाउस है और ये फ्लैट हाउस है ऐसे करके, और यहाँ पे विंड ब्लो हो रही है, तो विंड ब्लो हो रही है यहाँ पे छत पे ऐसे, ठीक है। और इसका स्पीड दे रखा है कि इस विंड की जो स्पीड है वो स्पीड आपके पास में कितना दे रखा है, 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड से एक विंड ब्लो हो रही है। द एरिया ऑफ द रूफ इज 250 मीटर स्क्वायर। एक्चुअली इसका जो एरिया दिया है, जो रूफ का एरिया जो है, रूफ का एरिया मतलब ये पूरा पोर्शन जो ऐसा दे रखा है, ये रूफ का एरिया दे रखा है, इसका एरिया दे रखा है कितना, 250 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एज्यूमिंग दैट द प्रेशर इनसाइड द हाउस इज एटमॉस्फेरिक। इसमें ये इमेजिन करना है कि अंदर में जो प्रेशर है, अंदर में जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द विंड ऑन द रूफ एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी। इस रूफ पे नेट फोर्स एक्चुअली पूछा है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द विंड ना पूछ के, ये एक्चुअली में नेट फोर्स का आंसर दिया है, तो हम इसको फोर्स एक्सर्टेड बाय द विंड ना करके नेट फोर्स ऑन द रूफ हम इसको देखेंगे। तो नेट फोर्स ऑन रूफ के ही बारे में ये सारा चीज़ क्या है, कैलकुलेशन भी उसका है, सब चीज़ उसका है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम बर्नौली इक्वेशन मान सकते हैं। ये हमारे पास में पॉइंट हो गया, इधर पार्ट को हम सेकेंड कहेंगे, इधर पार्ट को यदि फर्स्ट कहते हैं, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट में हमें सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, विंड ब्लो नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, नीचे रेस्ट में हर चीज़ है। हाइट हम यहीं से रेफरेंस ही मानना शुरू कर दिए, तो हाइट नहीं आएगा, तो पी बराबर, ऊपर जाएंगे तो ऊपर का प्रेशर हो जाएगा पी, विंड जो भी है वो जो जिस स्पीड से चल रही है, तो हाफ रो टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा, और रो जी एच आएगा नहीं क्योंकि ये भी हाइट लगभग सेम ही है उसके लिए, तो ये इतना हो जाएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इसका मतलब पी एटमॉस्फेरिक माइनस पी जो आएगा, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ रहा है रो वी स्क्वायर। तो डेफिनेटली नेट प्रेशर जो इसमें है वो ऊपर के डायरेक्शन में है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि इसमें नेट प्रेशर जो है वो ऊपर के डायरेक्शन में है, पी नेट, तो डेफिनेटली नेट फोर्स भी ऊपर के डायरेक्शन में ही होगा। तो जो भी आंसर आएगा उसमें अपवर्ड आंसर आएगा, डाउनवर्ड नहीं आएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि यदि मैं प्रेशर में क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करूं, एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये चीज़ क्या मिल जाएगा हमें, इसको एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ नेट मिल जाएगा, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो एफ नेट का वैल्यू हमें मिल जाएगा। सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ टाइम्स ऑफ रो का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1.2, वी का वैल्यू दिया है 40, तो 40 का स्क्वायर इनटू एरिया का दिया है 250, तो 250 ऐसे हो जाएगा। तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हम 10 डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया हमारे पास में 6, ये 40 का स्क्वायर, तो देखो 6 इंटू ये 16 पे 00 इंटू 250/10 हो गया, इससे इसे हम सॉल्व कर लेंगे, ये हमारे पास में आंसर आ गया। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं।
यहाँ पे बाकी सब चीज़ केजी पर मीटर क्यूब इतना इतना इतना, ठीक है। तो अब ये ऐसा करो, 2 जीरो और ये 2 जीरो तो इधर ऐसे गया ही है। अब ये हो गया 6 इंटू 16 इंटू 25 इंटू 10⁻²। अब इसको देखो, सॉल्व करोगे तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो लगभग कितना हो जाएगा, 150। तो 150 इंटू हमारे पास में 16 बचेगा इंटू 10⁻²। इस वाले को और इसके साथ में जोड़ दो तो 10⁻³ ऐसे ही आ गया। और इसमें आ गया 15 इंटू 16, 15 इंटू 16 इंटू 10⁻³। अब 15 इंटू 16 आपको करना है, ये देखोगे तो कितना आएगा, तो देख लो 15 इंटू 16 ये कितना हो जाएगा, 240 इंटू इतना, तो 2 उसमें करोगे तो 2.4 इंटू 10⁵ हो जाएगा। तो 2.4 इंटू 10⁵ और अपवर्ड डायरेक्शन, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो देख रहे हो 2015 में तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन थोड़ा जो क्वेश्चन में मिस्टेक है वो सुधार दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यदि सपोज करो कि हम क्वेश्चन को सही मानते हैं, जैसे इसमें हमने क्या किया है, ऑप्शन को लेके है ना, ऑप्शन को लेके और हमने क्या लिया है, क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया। इसने कहा कि नहीं मुझे ना विंड का जो है वही चाहिए, है ना, तो आपको क्या करना पड़ता, विंड के प्रेशर को निकालना रहता। जो विंड का प्रेशर है वो ये P है, तो इसको निकालने के लिए जैसे सपोज करो कि मैं कहता कि नहीं क्वेश्चन सही है जो दिया गया है, आप ऑप्शन में आपका दूसरा हो सकता है, तो हम यहाँ पे विंड प्रेशर को निकाल लेते है ना। तो विंड प्रेशर को निकालते तो कितना हो जाता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है माइनस हमारे पास में ½ ρV² हो जाएगा। और आपको पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगभग 1.013 आई थिंक होता है, 10⁵ आई थिंक नहीं, मतलब लगभग इतना होता है, माइनस हाफ टाइम्स ऑफ रो का वैल्यू है हमारे पास 1.2 इंटू 40 का स्क्वायर। तो ये आपके पास में आ जाएगा, ये लगभग 10⁵ ही मानो इसे, 10⁵ माइनस इसमें इसको देखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 0.6 इंटू 4 का उस पर, तो 0.6 इंटू 1600 है ना। और आप चाहो तो चलो इसको 10 इधर कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 6 इंटू 16, तो 10⁵ माइनस 6 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 6 और 9 और 960 है ना, 10⁵। तो ऑब्वियसली बात ये भी पॉजिटिव आएगा, तो प्रेशर जो है ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में लगेगा। और एक बार आपके पास में एयर का प्रेशर पता चल गया तो आप इसमें क्या करोगे, प्रेशर इनटू एरिया कर दोगे, मतलब यही 10⁵ माइनस 960 और टाइम्स ऑफ इसका एरिया कर देंगे कितना, 250 है ना, 250। तो ये आंसर उसका आ जाता, जो कि ऑप्शन में नहीं मिलेगा क्योंकि ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार से नहीं है। लेकिन यदि क्वेश्चंस में नेट वो चीज़ पूछा रहता तो ऑप्शन मिल जाता, और नेट ही था, उसे लगभग मिस्टेक हो गया है जब क्वेश्चन जिसमें आ रहा था। ऐसा होता है क्योंकि एक बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो मिस्टेक से आ गया, अब उसको सुधारने वाला तो कोई नहीं है, वो तो रहेगा वैसे ही है ना, या किसी ने सुधार के तो नहीं रखा है कि हाँ उस साल फिर बाद में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से आया था कि ये क्वेश्चन हम गलत किए हैं। ठीक है, चलो अब हम आते हैं 6 नंबर पे। इसमें कहा अ फ्लूइड इज इन स्ट्रीमलाइन फ्लो अक्रॉस द हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ वेरिएबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब ये हॉरिजॉन्टल पाइप होने का मतलब कि ये इस वाले केस में क्या है, ये हॉरिजॉन्टल पाइप पे है, बट इसका जो हाइट है वो सभी जगह सेम है, क्रॉस सेक्शन बदल रहा है। यहाँ का क्रॉस सेक्शन जो है और जो यहाँ का क्रॉस सेक्शन है वो आपका क्या है, चेंज है। तो इसमें क्या रहा है, फॉर दिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट नैरोएस्ट। ये तो होता ही है, यदि ये नैरो है, यहाँ पे हम वेलोसिटी और यहाँ पे वेलोसिटी को देखें तो यहाँ का वेलोसिटी ज़्यादा होगा। तो यदि ये v1 है और यदि ये v2 है तो नैरोअर वाले पार्ट में डेफिनेटली v1 जो होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, दूसरा होता है कि पाइप द प्रेशर इज मैक्सिमम एट द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द पाइप। तो अब देखो हमें पता है कि सेम हाइट पे है, तो P प्लस ρgh का जो वैल्यू होगा वो हमारे पास में क्या होगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, है ना। और प्लस हाफ इसमें ½ ρv², जिसमें ρgh तो है सब जगह सेम ही है, तो दोनों जगह यही रह जाएगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे P1 प्लस ½ ρv1 का स्क्वायर, दिस मस्ट बी इक्वल टू P2 प्लस ½ ρv2²। अब हमें पता है कि जो V2 है वो हमारा कम है, V2 है हमारा कम, तो ये फैक्टर कम हो गया, तो इस फैक्टर को बढ़ाना पड़ेगा तभी ना ये पहले जैसा आएगा।
है ना। तो इसका मतलब जहाँ पे v कम है वहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, बड़ा हो गया, और जहाँ पे आपके पास में वेलोसिटी जो है v1 हमारे पास में बड़ा है वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो डेफिनेटली जो नैरोअर पार्ट होगा मैक्सिमम होगा वहाँ पे, नैरोअर पार्ट पे क्या क्या, एंड द पाइप एंड द प्रेशर इज मैक्सिमम एट द वाइडेस्ट पार्ट। यस बिल्कुल, ये ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, आपको फर्दर चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, तो ये बर्नौली इक्वेशन का ही एक तरह से कह सकते हो कि एप्लीकेशन है जिसको आप यहाँ पे देख रहे हो। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो आपने देखा होगा एक्चुअली क्या है कि विस्कोसिटी भी एक तरह से फ्रिक्शन ही है ना। जो हम अभी तक पढ़ के आए थे उसमें ये पढ़ के आए थे कि जब दो सॉलिड ऑब्जेक्ट हो, है ना, सॉलिड ऐसे हो, और यदि आप इसको इस पर स्लाइड कराने की कोशिश करो तो ये दो सरफेस के बीच में, ये जो सरफेस इन कांटेक्ट है उसमें फ्रिक्शन फोर्स लगता है ना, उसमें क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है हम कहते हैं। तो इसी का जो एनालॉजी है, इसी का एनालॉजी है कि यदि सपोज करो कि हमारे पास में यहाँ पे लिक्विड है ना, ये सरफेस जो है वो लिक्विड है और इस पे जैसे शिप वगैरह ऐसे चल रही है ना, शिप वगैरह इस पे चल रही है, तो यहाँ जो कांटेक्ट में है वो कौन सा कांटेक्ट में है, सॉलिड और लिक्विड कांटेक्ट में है। तो सॉलिड और लिक्विड में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा उसी को हम कहना शुरू कर देते हैं विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स। ठीक है, तो विस्कस फोर्स एक काइंड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स है जो सॉलिड और सॉलिड के बीच में लगता है, सॉलिड और सॉलिड के बीच में लगता है, वो वहाँ पे हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। यदि सॉलिड और लिक्विड के बीच में हो तो इसे विस्कस फोर्स कहना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब क्या होता है, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि सपोज करो कि कोई भी आपके पास में एक बॉल है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है उस पर हम आते हैं, और ये किसी फ्लूइड में है, ये किसी फ्लूइड में ऐसे, और सपोज करो कि ये फ्लूइड में धीरे धीरे नीचे गिर रहा है, इसकी वेलोसिटी जो है नीचे के डायरेक्शन में v है। तो एक तो सबसे पहले जो विस्कस फोर्स होगा ये ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा। तो जो विस्कस फोर्स होगा ये हमेशा एक चीज़ होता है कि ये अपोजिट टू मोशन होता है ना, अपोजिट टू मोशन होता है, तो मोशन के अपोजिट में होगा, ये चीज़ हो गया। दूसरा, ये जो विस्कस फोर्स होगा ये प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है, मतलब यदि वेलोसिटी बढ़ रहा है तो विस्कस फोर्स खुद ही बढ़ना शुरू हो जाएगा। और बाकी इसका जो सरफेस वगैरह है, सरफेस एरिया, वो सब भी इसमें शामिल होते हैं। तो इस सब चीज़ को अकाउंट में लेके, और ये कहा गया कि यदि ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होता आर रेडियस का, तो जो विस्कस फोर्स इस पर लगता है वो हो जाएगा -6 पाई इंटू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंटू आर इंटू वी। इसे कहते हैं, ये एक लॉ है जिसको हम डायमेंशनली प्रूव कर सकते हैं, बट हमें जस्ट इसे याद करके रखना है। ठीक है, और इसको हम कहते हैं स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ। ठीक है, और स्टोक्स लॉ के अनुसार से ये चीज़ होता है कि कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट यदि किसी लिक्विड में फ्लो हो रही है तो उसमें जो विस्कस फोर्स लगेगा, जो विस्कस फोर्स लगेगा उसके मोशन के अपोजिट में लगेगा, और वो कितना होगा, वो होगा ईटा, मतलब एक समथिंग कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटली डिफाइन किया गया। इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनटू रेडियस इनटू वेलोसिटी, उसके प्रोपोर्शनल होगी। ये चीज़ एक हमारे पास में जानना है। अब होता क्या है, इसका एक एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ आती रहता है। वो क्या है कि अब आपको पता है कि एक फ्लूइड में यदि कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो उसमें अब नेट फोर्स क्या क्या चीज़ हो सकता है। तो अब आप देखोगे कि यदि मैं कंसीडर करूं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट जो है वो किसी फ्लूइड में मूव कर रही थी, है ना, किसी फ्लूइड में एक मूव कर रही थी v नीचे के डायरेक्शन में। अब आपको पता है कि चूंकि इसमें नीचे के डायरेक्शन में क्या है, mg लगा हुआ है ना, नीचे के डायरेक्शन में क्या है, इसका वेट होगा टोटल, तो हम मान लेते हैं इसका m टाइम्स ऑफ g नीचे के डायरेक्शन में है, और ये चूंकि फ्लूइड में है तो डेफिनेटली इसमें क्या होगा, एक बायंसी फोर्स भी लग रहा होगा। तो इसका जो बायंसी फोर्स होगा उसको हम मान लेते हैं कि इसका बायंसी फोर्स ये ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा, ये बायंसी फोर्स हो गया। अब होगा क्या, यदि mg डोमिनेटेड है तो वो नीचे खींचता रहेगा, और नीचे खींचता रहेगा तो ये जो वेलोसिटी है ये इंक्रीज करती रहेगी, इंक्रीज करती रहेगी। और आपको पता है कि जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी, एक यहाँ पे एक क्या होगा, जो विस्कस फोर्स है, जो विस्कस फोर्स है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, जो विस्कस फोर्स है वो बढ़ना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि ये अपने इस डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से जाना शुरू हो जाएगा, और इस कांस्टेंट वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है,
तो अब ये टर्मिनल वेलोसिटी क्यों, क्योंकि नेट फोर्स वहाँ पे जीरो हो जाएगा और फिर उस समय जितना मोशन है उसी मोशन से नीचे आते रहेगा। ये कभी कभी कोई स्काई डाइविंग वगैरह करता है ना, तो देखते होगे हाथ जोड़ के और सब एकदम कांस्टेंट स्पीड से नीचे आते रहते हैं, है ना। पहले एक्सलेट करते हैं फिर कांस्टेंट स्पीड से नीचे आने लगते हैं, क्योंकि उसमें जो एयर ड्रैग वगैरह है वो और उसका जो mg है वो बैलेंस हो जाता है और वो कांस्टेंट स्पीड से वो नीचे आते रहते हैं। तो ये टर्मिनल स्पीड कितना है ये यदि हमें जानना है तो बहुत आसान, क्या होगा, यहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें एक सिंपल कैलकुलेशन क्या करना पड़ेगा कि जो बायंसी फोर्स है, ठीक है, और जो इसमें जो विस्कस फोर्स है, ये दोनों मिलके इसके mg के बराबर होगा, इस बॉडी के mg के बराबर होगा। तो अब मुझे बताओ इसको कैसे लिखेंगे। तो बायंसी फोर्स क्या होता है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो उसमें हम वॉल्यूम जो लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यू, यदि हम इसको लिख देते हैं आर क्यू ऐसे, तो ये वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है। अब ये रो ऑफ हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिक्विड लिख देंगे और इनटू जी कर देंगे, तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो एल इंटू जी प्लस। अब अभी अभी विस्कस फोर्स का वैल्यू देखा था कि ये कितना लगता है 6 पाई ईटा इंटू आर इंटू जो टर्मिनल वेलोसिटी यहाँ पे अब हो जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी पे ये पहुँच चुका है, तो टर्मिनल वेलोसिटी इक्वल टू, यदि हम इसको देखेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, तो बॉडी का मास कितना होगा, तो बॉडी का वॉल्यूम तो 4/3 पाई आर क्यू, और बॉडी का क्या चीज़ होगा, ये बॉल जो है या बॉडी है उसका डेंसिटी हमें लिखना पड़ेगा और उसका इंटू जी करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये mg हो जाएगा उसका। अब हमें टर्मिनल वेलोसिटी लिखना है, तो ऑब्वियसली इस चीज़ को आप यहाँ रखोगे और ये चीज़ यहाँ पे vt निकाल लोगे, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में vt का जो वैल्यू आ जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी, वो बहुत ही सिंपल उसमें आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर इंटू रो ऑफ, ऑब्वियसली पहले क्या हो जाएगा, बॉल हो जाएगा, है ना, अब माइनस रो ऑफ जो लिक्विड हो जाएगा जिसमें बॉल मूव कर रही है, और अपॉन यहाँ पे आ जाता है 9 टाइम्स ऑफ जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। तो ये इस पे भी कुछ कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। और नहीं तो कम से कम ये यदि याद नहीं होता है तो कम से कम आप क्या कर लो, अब कम से कम इसको ध्यान में रख लो, यदि वो ध्यान नहीं आता तो कम से कम आप इसको ध्यान में रख लो, तो क्या हो जाएगा, इसको कम से कम ध्यान में रख लोगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसमें विस्कस फोर्स मेनली स्टोक्स लॉ से दिया गया है, तो देखते हैं इस पर क्या क्वेश्चन आया हुआ है, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले 7 नंबर में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको देखते हैं। इसमें कहा 2 स्मॉल स्फेरिकल मेटल बॉल, ठीक है, 2 स्मॉल स्फेरिकल मेटल बॉल है, तो दोनों को हमने यहाँ पे ऐसे बना लिया, ठीक है, हैविंग इक्वल मासेस, मतलब इसका भी मास m है और इसका भी मास m है, ठीक है, आर मेड फ्रॉम मटेरियल ऑफ डेंसिटी ρ1 एंड ρ2, लेकिन ये जिस डेंसिटी से बना हुआ है ρ1 है और ये डेंसिटी है ρ2, और ρ2 को बताया कि वो ρ1 का अपॉन 8 टाइम्स है। देखो ρ1 अपॉन 8 करोगे तो ρ2 हो जाएगा, ठीक है, या हम ρ1 को देखें तो 8 टाइम्स ऑफ ρ2 है, ऐसा भी हम कह सकते हैं, दोनों बात बराबर ही है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसको हम जस्ट इकट्ठा करें। एंड हैव रेडियाई ऑफ 1 mm एंड 2 mm, मतलब इसका जो रेडियस है R1 वो 1 मिलीमीटर है, ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो 2 मिलीमीटर है, ठीक है। अब इसमें क्या रिस्पेक्टिवली, दे आर मेड टू फॉल वर्टिकली फ्रॉम रेस्ट, ये दोनों जो बॉल है उसको रेस्ट से क्या किया गया, नीचे की तरफ छोड़ा गया है, इसको भी क्या किया गया है, रेस्ट से नीचे की तरफ छोड़ा गया है। तो इनिशियल वेलोसिटी इसका भी 0 है और इनिशियल वेलोसिटी इसका भी 0 है, ठीक है, respectively. They are made to fall vertically in viscous medium whose coefficient of viscosity equal to eta, मतलब अब ये दोनों के दोनों को जिस फ्लूइड में ये छोड़ा गया है वो सेम फ्लूइड है, ठीक है, जो सेम फ्लूइड है इसमें, और इसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा दे रखा है, तो ये भी इसका भी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, एंड हुज डेंसिटी इज 0.1 ρ2, इसका मतलब लिक्विड का डेंसिटी दे दिया, कि ये 0.1 ρ2 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो सेम लिक्विड है, तो इस लिक्विड का भी वही होगा, 0.1 ρ2 हो गया, यहाँ तक क्लियर है। इसमें कहा हुज डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ देयर टर्मिनल वेलोसिटी वुड बी,
अब आप मुझे बताओ, टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो निकालने से पहले हमें विस्कस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी चाहिए था, हमें मालूम है। रो बी माइनस रो एल चाहिए था, हमें मालूम है। रेडियस नहीं मालूम है, क्या उसके लिए दूसरा इंफॉर्मेशन दे रखा है? तो हाँ दे रखा है। मास दोनों का बराबर है ना। तो मास क्या होता है? मास क्या होता है? वो होता है 4/3 पाई, और इसको करते हैं R1 का होल स्क्वायर इंटू रो1, है ना। ये हो जाएगा m, और इसको बराबर होना पड़ेगा कितना? 4/3 पाई R2 का स्क्वायर इंटू रो2, इसके बराबर होना पड़ेगा, दोनों मास बराबर होने की वजह से। तो यहाँ से एक एक्सप्रेशन हमारे पास में आ जाएगा रो1 और रो2 और ये R1 R2 के बीच में। तो पहले हम लिख लेते हैं कि R1 का स्क्वायर टाइम्स ऑफ रो1 बराबर R2 का स्क्वायर इंटू रो2। ये हो सकता है कि ये हमें कहीं आगे काम आ जाए। ठीक है, हमने इसको कर लिया। अब ये टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो पूछा है, तो टर्मिनल वेलोसिटी का जो रेशियो होता है, तो टर्मिनल वेलोसिटी पहले कितना होता है? तो अभी अभी हमने यहाँ पे देखा है कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है 2r² इंटू डेंसिटी ऑफ बॉल माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन 9 टाइम्स ऑफ ईटा होता है। 9 टाइम्स ऑफ ईटा होता है। तो अब इन दोनों को पहले और इस दूसरे को टर्मिनल वेलोसिटी को करना है, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे? VT1 अपॉन VT2 करेंगे। अब VT1 बाई VT2 को आप देखना, 2 कांस्टेंट है तो ये तो कैंसिल होने वाला ही है, दोनों में रो सेम है तो ये कैंसिल होने वाला भी है, बाकी चीज़ रह जाएगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये हो जाएगा R1 का होल स्क्वायर, और ये बॉल जो है वो तो दोनों में सेम है तो बॉल तो वही हो जाएगा, और लिक्विड जो वो है तो वो लिक्विड का भी सेम ही हो जाएगा। दोनों में डेंसिटी अलग अलग है। हाँ तो चलो, लिक्विड का अलग अलग दोनों का डेंसिटी है रो1 रो2। तो आप इसको ऐसा कर दो, ये लिक्विड वाले पार्ट में सॉरी बॉल का अलग, इसमें क्या है कि रो1 और रो2 दोनों का डेंसिटी अलग है तो बॉल का अलग हो गया। तो ये हम कह सकते हैं कि रो1 है और ये रो1 है बॉल के जगह पे, और लिक्विड का तो सेम चीज़ दिया है तो रो एल सिंपली लिख देते हैं, दोनों जगह पे सेम है तो रो एल लिख देते हैं। अपॉन यहाँ पे लिखेंगे R2 का स्क्वायर इंटू रो2 माइनस रो एल, है ना। ये हो जाएगा। अब मुझे चाहिए R1 बाई R2 का होल स्क्वायर। तो R1 बाई R2 का होल स्क्वायर आपको सीधे दिख रहा है कि रो2 बाई रो1 कर सकते हैं, तो ये तो हो जाएगा रो2 बाई रो1। ये पहला पोर्शन हो गया। इनटू अब यहाँ पे जाते हैं रो1 माइनस रो एल, ठीक है, रो1 माइनस रो एल अपॉन रो2 माइनस रो एल, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो। अब हमें क्या चीज़ दिया हुआ है कि जो जैसे किसी भी एक फॉर्मेट में आओ, रो1 को रो2 के टर्म्स में हर जगह पे लिख दो, ठीक है। तो रो1 जो है 8 रो2 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऊपर रो2 छोड़ दिए और नीचे हमने दिया 8 रो2, ठीक है, ये हो गया। माइनस अब जो रो1 है उसको 8 रो2 हमने यहाँ पे लिख दिया है, माइनस जो लिक्विड का वो चीज़ दिया गया है वो 0.1 रो2 दिया गया है, तो यहाँ पे हम 0.1 रो2 लिख देते हैं। और अपॉन नीचे में अब हमारे पास में क्या है? रो2, तो रो2 तो अब रो2 को नहीं छोड़ सकते तो रो2 को सिंपली छोड़ देंगे, मतलब ये उसको हमें कुछ नहीं करना है, और ये है 0.1 टाइम्स ऑफ रो2। नीचे भी ऐसे आ गया। अब आपको सारा चीज़ कैंसिल होता नज़र आ रहा होगा। रो2 को कैंसिल किया, इसमें से कॉमन है कि ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब सिंपली जो हमारे पास आ जाएगा, अब उसको लिखो और सॉल्व करो। कितना आ जाएगा? 1/8 इंटू 8 माइनस 0.1, तो 8 माइनस 0.1 कितना हो जाएगा? 7.9 अपॉन 1 माइनस 0.1 0.9, है ना। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 79/8 इंटू 9, 79 और बाई, तो ये हो जाएगा 79/8 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 72। तो ए इज़ द आंसर, ठीक है, ये हो गया। तो टर्मिनल वेलोसिटी आपको ख्याल है तो चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। ये 2019 का था। अब यहाँ पे दिया अ स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस r फॉल्स फ्रॉम रेस इन अ विस्कस लिक्विड। ठीक है, एक स्फीयर है, ये एक लिक्विड में क्या हो रहा है? ये फॉल करना शुरू हो गया, ठीक है। इसका रेडियस क्या दिया हुआ है? इसका रेडियस दिया हुआ है r। इसका रेडियस क्या दिया हुआ है? r। एज अ रिजल्ट हीट इज प्रोड्यूस ड्यू टू विस्कस फोर्स। इसमें हीट प्रोड्यूस हुआ है विस्कस फोर्स की वजह से। एज अ रिजल्ट हीट इज प्रोड्यूस ड्यू टू विस्कस फोर्स। द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट व्हेन द स्फीयर अटेन इट्स वेलोसिटी
टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब जब ये टर्मिनल वेलोसिटी से जा रही थी नीचे की डायरेक्शन में, तो रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन इज नथिंग बट पावर, है ना। रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन यदि कोई पूछता है तो रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन जो होगा, हीट प्रोडक्शन जो होगा वो ऑब्वियसली पावर के बराबर हो जाएगा, और वो जो पावर होगा वो विस्कस फोर्स इनटू टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। अब यदि विस्कस फोर्स देखोगे तो उसमें आपको 6 पाई एन आर इंटू वी टर्मिनल होगा, और ये वी टर्मिनल है ही, तो आप इसमें देखोगे तो 6 पाई एन आर इंटू वी टर्मिनल का होल स्क्वायर हो गया। अब जहाँ तक प्रोपोर्शनलिटी का सवाल है तो ये सबको हटा दो, आर एक यहाँ पे आया, और वी टर्मिनल वाले पार्ट में 2r स्क्वायर होता है, तो उसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा, r टू द पावर 4 आ जाएगा, बाकी सब कांस्टेंट है, तो ये प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, r टू द पावर 5, सो r टू द पावर 5 दिस इज द आंसर। ओके, सो ये हमारे पास में बन गया। तो अभी तक हमारे पास में जो कॉन्सेप्ट था वो चीज़ आपको क्लियर हो गया कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन क्या है, आपने कभी देखा होगा पानी वानी नदी में कुछ कीड़े को उस पर चलते हुए, सरफेस पे चलते हुए, ऐसे आपने देखा होगा, ठीक है। या गुब्बारे को फुलाते हो तो जो आपका जो बाहर वाला पोर्शन होता है वो टेंस्ड हो जाता है ना, तो हम वो सबको सरफेस टेंशन कहते हैं, है ना। तो उसमें जो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है उसी को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ को एक्चुअली सरफेस टेंशन कहते हैं, ठीक है। तो जो सरफेस टेंशन जो डिफाइन किया जाता है, वो दो तरह से डिफाइन किया जाता है कि सरफेस टेंशन जो होता है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। इसमें दो चीज़ों को समझना जरूरी है। जैसे सपोज करो कि हमारे पास में एक यू फ्रेम है, और यू फ्रेम में ये वाला पार्ट जो है वो जैसे सोप सरफेस से बना हुआ, सोप लिक्विड का सरफेस है उससे बना हुआ है, और मैं कहूँ कि इसने इधर के डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाया, तो ये जो फोर्स होगा वो डेफिनेटली S टाइम्स ऑफ L होगा, बट ये ऊपर वाले पार्ट ने लगाया और नीचे का सरफेस भी फ्री है, तो इसलिए इसका जो आंसर लिखेंगे वो 2 टाइम्स ऑफ SL लिखेंगे, और यहाँ पे 2 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 2 फ्री सरफेस रिप्रेजेंट कर रहा है ना, 2 फ्री सरफेस। ये ध्यान में रखना है कि दो जितने ऊपर वाला सरफेस भी SL लगाएगा, नीचे वाला सरफेस भी SL लगाएगा, और फ्री सरफेस का मतलब लिक्विड और एयर का जो जहाँ पे क्या है बाउंड्री है उसको हम फ्री सरफेस कहते हैं। तो हमेशा ध्यान रहे कि हर एक फ्री सरफेस जो फोर्स लगाएगा वो S इंटू L लगाएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल को समझना बहुत जरूरी है। उसी तरह से यदि मैं कहता हूँ कि सपोज करो कि आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, और एक मैंने उसमें ले लिया ड्रॉप, ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए एक ड्रॉप ले लिया ऐसा। अब ड्रॉप यदि आप लेते हो तो ड्रॉप का एक कहानी है कि इसमें फ्री सरफेस से बाहर है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी देखोगे तो इसमें कहोगे कि सरफेस टेंशन इनटू जो फ्री एरिया है उसका एरिया लिख दो। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन S वाटर का और एरिया 4 पाई R स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यही पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, ऐसे ही लिख दोगे। सिमिलरली यदि सपोज करो कि नहीं ड्रॉप नहीं, हमारे पास में बबल है। अब बबल का मतलब क्या होता है कि बबल में एक नीचे का जो पार्ट रहता है वो खाली रहता है, तो इसमें 2 फ्री सरफेस हो गया जो एयर के कांटेक्ट में ऊपर भी नीचे भी है। तो इसमें यदि आप कहोगे कि पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो आप कहोगे सरफेस टेंशन इनटू इसमें दो गुना ऑफ सरफेस टेंशन इनटू 4 पाई R स्क्वायर है, तो 4 पाई R स्क्वायर इसका 2 गुना हो गया क्योंकि 2 सरफेस इसमें क्या है फ्री है। उसी तरह से जैसे एक एग्जांपल में कहता हूँ कि यदि सपोज करो कि एक लिक्विड है और एक लिक्विड के अंदर में बबल बना हुआ है, तो क्या हुआ, इसमें फ्री सरफेस एक ही हुआ ना, अंदर बाहर वाला तो नहीं हुआ, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो एनर्जी जो होगा वो 1 ही टाइम्स हो जाएगा, कितना, S इंटू 4 पाई R स्क्वायर, जहाँ पे R वगैरह इसका क्या है रेडियस है। ये एक चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा हमें क्या ध्यान में रखना है कि होता क्या है कि जैसे ही आप सपोज करो कि एक सरफेस है और यदि इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर सेम है ना, PA और PV जो है यदि सेम है तो ऐसी फ्लैट रहेगा। लेकिन यदि सपोज करो कि यहाँ पे PA का वैल्यू बढ़ गया, PA का वैल्यू ऐसे बढ़ गया और PV का वैल्यू छोटा था, तो ऐसा जैसे ही होगा, तो जैसे ही PA ग्रेटर देन PV होगा तो क्या होगा, ये कर्व ऐसा बनना शुरू हो जाएगा, है ना, ये कर्व ऐसा बनना शुरू हो जाएगा। और यदि हमारे पास में सपोज करो कि PA यहाँ पे है और PB यहाँ पे है ना, और यहाँ पे ऐसा हो जाए, ठीक है, ऐसा हो जाए कि PB का वैल्यू बढ़ जाए,
पीए से, तो हम क्या कहेंगे, कर्व ऐसे बन जाएगा, कर्व ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में कुछ क्या है, ये तरीका है। तो अब कोई चीज़ ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि इसमें एक्सेस प्रेशर है और वो पीए माइनस पीबी हमें निकालना है। तो जैसे इसमें कुछ चीज़ें हम याद रखेंगे तो बाकी चीज़ें हमारा बहुत अच्छे से बन जाता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल ये है कि सपोज करो कि हमारे पास में एक ड्रॉप है, तो ड्रॉप सॉलिड होता है ना, ड्रॉप जो है सॉलिड होता है। अब कोई कहता है कि अंदर में प्रेशर इसका पीए है और बाहर में पीबी है, तो ये तो डेफिनेट है कि यदि कर्व ऐसे आउटवर्ड में ऐसे निकला हुआ है तो अंदर वाला जो प्रेशर होगा वो डेफिनेटली बड़ा होगा बाहर वाले प्रेशर से। एक तो पहले ये होगा, ठीक है। दूसरा, कितना बड़ा होगा, तो हम कह सकते हैं कि पीए माइनस पीबी यदि हम करते हैं, पीए माइनस पीबी करते हैं, ठीक है, तो वो एक्सेस पार्ट हो जाएगा और ये जो एक्सेस हो जाएगा, ये जो डेल पी हो जाएगा, इस डेल पी को हम क्या कह सकते हैं, एक्सेस प्रेशर को, ये होता है 2s/r, 2s/r सरफेस टेंशन इनटू जहाँ पे r जो है वो रेडियस है, 2s/r हो जाता है। ठीक है, सेम चीज़ यदि आप इसमें बबल ले लोगे, ड्रॉप के जगह पे बबल ले लोगे, तो ड्रॉप के जगह पे बबल ले लोगे तो दो सरफेस इसमें क्या हो जाएगा, सरफेस फ्री सरफेस आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे यदि आप देखोगे अंदर में पीए है और बाहर में पीबी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे पीए ग्रेटर देन पीबी है, तो पीए माइनस पीबी जो आ जाएगा वो 2 टाइम्स ऑफ 2s/r हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4s/r के बराबर हो जाएगा, ये एक्सेस प्रेशर। इसको आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हम ऐसे बात करेंगे तो वहाँ पे एक्सेस प्रेशर ये होता है। इसमें एक और चीज़ क्या पढ़ना है, तो ये एक्सेस प्रेशर के बारे में आप जान गए, एक्सेस प्रेशर। तो एक्सेस प्रेशर आपके पास में यहाँ पे पता चल गया। अब एक और चीज़ जो इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है कि जैसे हमें पता है कि दो तरह के फोर्स होते हैं, एक को कहते हैं कोहेसिव फोर्स। ठीक है, तो कोहेसिव फोर्स क्या होता है, कोहेसिव फोर्स, और एक होता है एडहेसिव फोर्स। ठीक है, एक होता है एडहेसिव फोर्स। ठीक है, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स क्या है, कोहेसिव फोर्स क्या है कि जैसे आप सोचो एक जो पूरा मटेरियल है वो आपस में बंध के जो है, वो क्यों बंध के है, उसका मॉलिक्यूल आपस में कोई फोर्स लगा रहा होगा ना, तो वो जो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन है ना, जिसकी वजह से वो जुड़ा हुआ है, उसको कोहेसिव फोर्स कहते हैं, है ना। तो ये हमेशा बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल लगेगा, वाटर के बीच में सिमिलर मॉलिक्यूल। तो वाटर का जो सारे मॉलिक्यूल होंगे वो इसी कोहेसिव फोर्स की वजह से अट्रैक्टिव होंगे। लेकिन जो एडहेसिव फोर्स लगता है वो बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल लगते हैं। मतलब अब सोचो डिफरेंट मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया, आपने कभी सुना है कि जो फेविकल होता है उसे एडहेसिव कहा जाता है। तो जैसे फोटो के पीछे यदि फेविकल लगाते हो और उसको दीवार पे चिपकाते हो तो चिपक जाता है, ऐसा क्यों हुआ, इसका मतलब जो फेविकल है वो इधर साइड में किसके साथ भी फोर्स लगा रहा है, पेपर के साथ में भी लगा रहा है और इधर वॉल के साथ में भी लगा रहा है और खुद भी आपस में लगा हुआ है, तभी ना वो चिपका है। तो उसमें एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है जिसकी वजह से दो चीज़ों को उसने चिपका दिया, है ना। तो एडहेसिव फोर्स जो होता है वो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में होता है, जैसे फेविकल और पेपर के बीच में, पेपर के मॉलिक्यूल के बीच में, फेविकल और दीवार के बीच में, है ना, वो जो मॉलिक्यूल होगा उसके बीच में लगा एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स मतलब वाटर के मॉलिक्यूल बीच में या फेविकल के अपने में उसमें बीच में, वो कोहेसिव फोर्स होता है। सपोज करो कि सिम्बॉलिकली इसको हम कोहेसिव फोर्स को FC कहते हैं और एडहेसिव फोर्स को FA कहते हैं। ऐसा करने के बाद यदि आप एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन करोगे कि सपोज करो कि आपके पास में एक ग्लास है और ग्लास है, तो वहाँ पे आपने वाटर को सपोज करो कि इस पे रखा, ठीक है, वाटर को इस ग्लास पे यदि आपने रखा, ये ग्लास है, तो आपको थोड़ी ही देर में दिखेगा कि ये जो वाटर है वो पूरा के पूरा इस पे फैल गया है। ये जो वाटर है ये पूरा के पूरा जो है इस पे ऐसे फैल गया है, ऐसे पूरा जो है ये फैल गया है। इसका मतलब हम ये कहेंगे वाटर जो है वो ग्लास को भिगा दिया, है ना। तो हम कह सकते हैं कि वाटर बेट्स ग्लास, है ना, वाटर बेट्स ग्लास, ग्लास को उसने क्या कर दिया, भिगो दिया। अब ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसा इसलिए होगा कि जब वाटर मॉलिक्यूल आपस में खींच रहे हैं, जो कोहेसिव फोर्स है, उससे ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल को ग्लास ने खींच लिया। मतलब यहाँ पे हम कहेंगे कि जो एडहेसिव फोर्स है वो डोमिनेट है कोहेसिव फोर्स से, इसकी वजह से वो फैल गया और वेट हो गया, है ना, मतलब पानी से वो भीग गया ग्लास। इसलिए जो भी चीज़ भीग जाता है तो हम कहेंगे कि वहाँ पे
एडेसिव फोर्स ज़्यादा है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे हम ऐसा करेंगे। तो इसी वजह से यदि आप सपोज करो कि एक ग्लास लेते हो और ग्लास का ही ग्लास है ना, एक कंटेनर लेते हो जो ग्लास से बना हुआ है और उसमें यदि पानी रखोगे, ठीक है, तो जब इसमें वाटर रखोगे ना तो क्या होगा, वो चीज़ जो हो जाएगा वो इस शेप का ऊपर से आपको दिखेगा, इस शेप का दिखेगा वाटर। ऐसा किस लिए हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि एक्चुअली में क्या था कि जो वाटर के मॉलिक्यूल थे वो ग्लास से चिपकने जा रहे थे और उसे ग्लास से चिपकने के चक्कर में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ये उठ गया है। तो इसको कहते हैं कॉनकेव मेनिस्कस। ठीक है, ये जो हो गया इसको कहा जाता है कॉनकेव मेनिस्कस। ठीक है, मेनिस्कस। ठीक, और यहाँ पे एक चीज़ दिखाया जाता है कॉन्टैक्ट एंगल हमेशा जो सरफेस होता है उसके ऐसे टेंजेंट में, और जो ये सरफेस है इन दोनों के बीच में, सॉलिड सरफेस के बीच में जो एंगल होता है उसे थीटा कहते हैं। और यहाँ पे थीटा दिख रहा है कि वो लेस देन क्या है, 90 डिग्री है ना। तो थीटा यहाँ पे लेस देन 90 डिग्री है, मतलब एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल किस में रहता है? जब आपके पास में ऐसा जहाँ पे कॉनकेव मेनिस्कस होता है और जहाँ पे हम कह सकते हैं कि एडेसिव फोर्स जो है वो डोमिनेट है कोहेसिव फोर्स से। एडेसिव फोर्स उसको क्या कर रहा है, उसको खींच के अपने तरफ लाने के चक्कर में उसके मॉलिक्यूल को उठा लिया है, तो वो कटोरा का जो ये शेप होगा वो ऊपर दिखता रहेगा। इसके विपरीत यदि मैं आपसे कहूँ कि उसी ग्लास है, आपके पास है तो ग्लास ही, लेकिन आपने यहाँ पे सपोज करो कि मरकरी को डाला है ना, मरकरी को यहाँ पे Hg को क्या कर दिया, इस पर रखने की कोशिश किया। थोड़ी देर में क्या होगा, थोड़ी देर में आपको क्या दिखेगा कि ये जो मरकरी का पार्ट है वो ग्लास से दूर होने के चक्कर में अपने सबसे मिनिमम कांटेक्ट बना के ये पूरा ऐसे गोल हो चुका है। जो मरकरी होगा वो पूरा ऐसे गोल हो जाएगा ऐसे करके। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे जो कोहेसिव फोर्स है वो डोमिनेट है एडेसिव फोर्स से। जो Hg का मॉलिक्यूल है अपने मॉलिक्यूल के साथ ज़्यादा स्ट्रांगली अटैच है विथ रिस्पेक्ट टू जो ग्लास है, विथ रिस्पेक्ट टू जो ये ग्लास है। तो हुआ क्या, वो सब अपने आप को समेट लिया और वो Hg के साथ रहना चाह रहा है, ग्लास के साथ नहीं रहना चाह रहा है, क्योंकि उसमें कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है ना, अपने मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ज़्यादा है। तो आप सोचो इसी पैटर्न पे यदि मैं कहूँ कि एक ग्लास में Hg आप भरोगे तो क्या होगा, तो हर जो Hg का मॉलिक्यूल होगा वो दूर जाने की कोशिश करेगा और दूर जाने के चक्कर में जैसे ये सब ऐसे समेटने की कोशिश करेगा कि मैं Hg के साथ रहूं, तो ये मॉलिक्यूल यहाँ से दूर हटते रहेगा। तो इस ऐसे फॉर्मेट इस वजह से आप कहोगे कि यहाँ पे जो बनेगा वो कॉन्वेक्स मेनिस्कस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास में कॉन्वेक्स मेनिस्कस बन गया, कॉन्वेक्स मेनिस्कस बन गया। दूसरा, यदि हम यहाँ पे कांटेक्ट एंगल निकालने की कोशिश करें तो कांटेक्ट एंगल जो ये कांटेक्ट एंगल होगा ये थीटा हो जाएगा और थीटा यहाँ पे ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जब हमारे पास में ये आएगा तो यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल यहाँ पे बन रहा है किसकी वजह से, यदि यहाँ पे कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा तो। ये एक पार्ट कॉन्सेप्ट आपको बार बार आता रहता है जिसको समझ के रखना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट में एक और कॉन्सेप्ट जो इसमें आपको समझ के रखना है वो ये समझ के रखना है, होता क्या है कि यदि किसी कंटेनर में कोई एक लिक्विड रखा हुआ है और यदि आपने एक पाइप लाया, ठीक है, और वो पाइप बहुत ही पतला है ना, हेयर लाइक पाइप है। हेयर लाइक पाइप मतलब उसी को कहते हैं कैपिलरी। तो आपको क्या दिखेगा कि ये जो लिक्विड है ये इस पे राइज होके ऐसे कुछ हाइट तक राइज हो गया है, यहाँ पे ऐसा बना रहता है, ऐसा ये h हाइट तक ऐसे राइज हो गया है और ऊपर इस तरह से ऐसे बना हुआ है जैसे कॉनकेव मेनिस्कस था। तो ऐसा क्यों हुआ ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम कहते हैं कैपिलरी राइज, है ना। इसको कहते हैं कि ये हमारे पास में इसके इतना दूर तक क्या था, इसमें ये भरा हुआ था, इसको कहते हैं कैपिलरी राइज। तो हमें नेक्स्ट में एक चीज़ पढ़ना है कैपिलरी राइज के बारे में। अब जो कैपिलरी राइज हुआ है उसका क्या कारण है, क्या है, कितना है, वो ज़्यादातर पूछते रहता है। तो ये राइज होने का कारण जो है अगेन क्या है
अगेन जो इसमें क्या होता है कि जो कुछ मॉलिक्यूल को जो ग्लास है वो खींच सकता है अपनी तरफ में, है ना। तो ग्लास के उस पर चिपकने की वजह से वो सारा चीज़ ऊपर चला जाएगा, है ना, पाइप में, तो वो उसमें कैपिलरी राइज होगा। अब कितना होगा ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें हम एक चीज़ एज्यूम करके चलते हैं कि यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब जो है वो इस तरह का है और उसका जो रेडियस दिया हुआ है वो ए दिया हुआ है ना। ये जो है वो रेडियस है, किसका रेडियस है, ट्यूब का, है ना, जिसको हम कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। कैपिलरी मतलब होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर कोई, है ना। तो बहुत आपके जो हेयर है उतना पतला कोई चीज़ रखोगे तो उसमें ये ऊपर चला जाता है। ये फिनोमेना बायो में भी बहुत काम आता है। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं जड़ से जो ऊपर के डायरेक्शन में जो क्या होता है वाटर को जो खींचते हैं वो कैपिलरी एक्शन की वजह से ही खींचते हैं, ठीक है। मतलब नेचर नो अल्टीमेट है, नेचर की चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करोगे तो मज़ा ही आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको थोड़ा सा जूम करके चीज़ों को यहाँ पे बनाते हैं। अब जूम करेंगे तो ये बड़ा सा पार्ट हम यहाँ पे पहले बना लेते हैं, इसको बड़ा सा पार्ट बना लेते हैं। यहाँ पे हुआ क्या है कि ये ऐसा कॉनकेव मेनिस्कस ऐसे बना रखा है, ठीक है। ये लिक्विड जो है कॉनकेव मेनिस्कस ऐसे बना रखा है, ठीक है। अब कोई कहता है कि यहाँ पे मेन, जैसे इसको हम जहाँ से हाइट ये बदला है वहाँ पे हम इसको रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो लिक्विड ऐसे आपका फैला हुआ है। इतना हाइट हमें मेन मकसद जो हमारा मेन मकसद है कि हम इस हाइट को निकाल दें कि कितना हाइट ये राइज किया है, और वही मेन चीज़ पूछता है कि एच जो है वो कितना है। तो हम इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो आपको पता है कि यदि मैं इस साइड में प्रेशर पूछूं तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। लेकिन इस साइड में, जैसे इधर साइड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बट इधर साइड में जो प्रेशर होगा कुछ और होगा। लेट्स से कि मैं यहाँ पे P0 मान लेता हूँ, ठीक है, ऐसा मान लेता हूँ। अब हमें पता है कि जैसे ये वाले हाइट पे यदि हम आते हैं, तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो इसलिए इस हाइट पे यहाँ पे यदि पॉइंट पे हम देखेंगे तो ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। अब इन दो प्रेशर के बीच में क्या डिफरेंस होगा, जो हमारे पास में यहाँ पे P0 दिया हुआ है और जो यहाँ पे PA दिया हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है कि जो PA होगा वो P0 से ρGH ज़्यादा होगा, है ना। एक इक्वेशन तो हम ऐसे लिख सकते हैं स्टेशनरी वाले पार्ट से। दूसरा कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है कि जो PA है वो ज़्यादा है P0 से, तभी इसका नीचे के डायरेक्शन में ऐसे बना है। तो एक चीज़, दूसरा हमें, एक तो ये हो गया, दूसरा हमारे पास में ये दिख रहा है कि PA जो है वो बड़ा है किससे, P0 से। तो कितना बड़ा है उसको एक्सेस प्रेशर कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि PA माइनस P0 यदि हम देखें तो वो 2 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन बाई R के बराबर हो जाएगा। और वो R इस जो ये मेनिस्कस बना है उसके R की हमें ज़रूरत हो रही है, इस R की ज़रूरत है, और ये R हमें अभी नहीं मालूम है। चलो हम अभी R ऐसे लिख देते हैं, ठीक। इसको कांटेक्ट एंगल से जोड़ने के लिए हम यहाँ पे काम कर सकते हैं कि हमें पता है कि इस पे ऐसे जो टेंजेंट हम ये सरफेस पे होता है, ये एंगल हमारे पास में थीटा होता है। तो यदि, और ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट वो इस सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा। तो यदि मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ जो ऐसे बनेगा, और इसको हम ए कह सकते हैं यहाँ पे सेंटर तक, क्योंकि ये इसका ए दे रखा था। तो ये भी हमारे पास में थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे हमें पता है कि r cos थीटा जो है, r cos थीटा वो a के बराबर है, तो इसलिए r a बाई कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं 2s बाई a बाई कॉस थीटा। और इसलिए यहाँ पे हमारे पास में जो एक्सेस प्रेशर PA माइनस P0 आया है वो आपका 2 टाइम्स ऑफ s टाइम्स ऑफ कॉस थीटा है और अपॉन a के बराबर है। और हम फर्स्ट इक्वेशन को यदि यहाँ पे हम पुट करने की कोशिश करें तो PA माइनस P0 ρGH के बराबर आ जाएगा। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ρGH भी लिख सकते हैं। तो इसलिए हमें हाइट पता चल गया यहाँ पे, और वो कितना है 2s cos थीटा बाई ρG इंटू ए है कैपिलरी ट्यूब का रेडियस। ये चीज़ आपको बार बार ऐसे पूछा जाता है, तो थोड़ा आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब आपको पता ही है कि जैसे यहाँ पे दो केसेस क्या होगा कि यदि थीटा का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है, तो आपको पता ही है कि H यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। और H पॉजिटिव आने का मतलब ऊपर है, राइज किया है ना। H पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, ये राइज किया है। लेकिन यदि थीटा लेस देन 90 डिग्री हो जाए, ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाए, है ना, तो क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री होते ही कॉस 90 से ऊपर जो भी होता है नेगेटिव होता है, H हो जाएगा नेगेटिव। इसका मतलब इंस्टीड ऑफ राइजिंग वो डिप हो गया है।
है ना, कैपिलरी में और नीचे चला गया है, ठीक है। मतलब रफली एक डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो इसमें ऐसे देखोगे कि पाइप ऐसे अंदर डालोगे तो वो खाली आपको यहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। इसमें इंस्टीड ऑफ ऊपर जाना और नीचे ही चला गया, समझ में आ गया, और नीचे ही हाइट ऐसे चला गया। और इस केस में क्या था, कैपिलरी राइज हो गया था, तो जब इस लिक्विड में आप इसको रखते थे तो आपका लिक्विड जो था जो ऊपर उठ गया था, तो यहाँ पे ऊपर उठने की वजह से और डिप हो जाएगा, ठीक है। थीटा यदि ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, और आपको पता है कि ये जो कॉन्टैक्ट एंगल होता है थीटा, तो कॉन्टैक्ट एंगल है तो डेफिनेटली ग्रेटर देन 90 किसका कॉन्टैक्ट एंगल होता है, जिसमें कोहेसिव फोर्स डोमिनेट रहता है, एडेसिव नहीं। जिसमें एडेसिव डोमिनेट रहता है उसमें लेस देन 90 आता है, तो वो सब राइज करेगा, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ कभी कभी इसमें इसका जो डेरिवेशन है या वो जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो देखना कभी कभी ज़रूरी होता है, और वो पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। वो क्या है कि जैसे यहाँ जो कैपिलरी राइज हुआ है, ठीक है, कैपिलरी राइज जो हुआ है इस पाइप में, आप देख सकते हो कि इसमें जो कैपिलरी राइज जो लिक्विड ऐसे जिस शेप को अटेन किया है वो ऐसा है, और यदि ये लिक्विड इस शेप को अटेन किया है ना, तो यहाँ पे आप देखोगे क्या कि इसका जो सरफेस टेंशन है वो सरफेस टेंशन जो होगा वो हर जगह पे SDL के बराबर हो जाएगा, वो हर जगह पे SDL के बराबर हो जाएगा, जिसके दो कंपोनेंट होंगे। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो इसे हम कांटेक्ट एंगल कहते हैं थीटा, तो इसमें दो चीज़ ये भी हो जाएगा हमारे पास में थीटा, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर SDL साइन थीटा, ठीक है, और एक ऊपर के डायरेक्शन में होगा और ये होगा SDL cos थीटा, ठीक है, SDL cos थीटा। तो ये चारों तरफ का जो ऊपर वाला कंपोनेंट होगा, ये ऊपर वाला कंपोनेंट यही होल्ड करके रखेगा, जितना भी ये जो अमाउंट ऑफ लिक्विड ऊपर गया है इसको होल्ड करने का वही काम करेगा, और ये तो नॉर्मल रिएक्शन को कैंसिल आउट कर देगा। तो ये चारों तरफ का जो मिल के, जैसे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो रहा है, लेकिन ये वाला पार्ट आपके पास में क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। तो आप देखोगे कि इसके पूरे इस इफेक्टेड उस पूरे पोर्शन में, तो आप देखोगे कि इसमें जो नेट अपवर्ड फोर्स लगेगा, नेट जो अप डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, उसे हम कह सकते हैं 2 टाइम्स SDL टाइम्स ऑफ कितना, S cos थीटा इंटू, ऐसे लिख सकते हैं, 2 लिखने की जरूरत नहीं है, S cos थीटा इंटू जो DL जो बन जाएगा वो 2 पाई A के बराबर बन जाएगा। इसको हम फर्स्ट कह सकते हैं, इक्वेशन हम कह सकते हैं नेट अप। इसको क्या क्या चीज़ को बैलेंस करना है, तो डेफिनेटली इसके वेट को बैलेंस करना है। तो जितना ये ऊपर है उसका जो वेट आएगा इस वेट को भी बैलेंस करेगा। और यदि बाकी फोर्सेस देखोगे तो एक प्रेशर नीचे से है और एक ऊपर वाले प्रेशर से है, और ये दोनों, यहाँ पे प्रेशर भी क्या था, PA था, तो ये PA टाइम्स ऑफ यहाँ पे एरिया होगा, और ये वाला पार्ट भी PA टाइम्स ऑफ एरिया होगा। तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल ही कर देंगे। इसका मतलब यही नेट फोर्स इस वेट को बैलेंस कर रहा है। मतलब डेफिनेटली दिस वेट मस्ट बी इक्वल टू 2 पाई A इंटू S इंटू कॉस थीटा, ये होना चाहिए। अब बाकी हम इसी से वो फॉर्मूला निकालने की कोशिश करें तो निकाल सकते हैं। वेट का मतलब हो गया M टाइम्स ऑफ G। तो इसमें हम कितना लिख सकते हैं, जो हमारे पास में क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो वो है पाई A स्क्वायर, और इंटू जिस हाइट तक गया है वो H हो गया, इंटू G, ये इक्वल टू हो गया 2 पाई A S इंटू कॉस थीटा। और आप पाई से पाई को कैंसिल करो और A से एक A को कैंसिल करो, तो H इज इक्वल टू फिर से वही आ गया 2S कॉस थीटा बाई इसमें डेंसिटी नहीं लिखा, पाई A स्क्वायर H इंटू डेंसिटी भी तो लिखना पड़ेगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है ना। तो ये रो और GH, रो A G, क्योंकि H तो हमने वहाँ पे निकाल दिया, तो रो A G आपके पास में आ जाएगा। सेम फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव हो गया, ठीक है। तो ये दूसरा एस्पेक्ट हो गया। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो कैपिलरी उसमें जो राइज किया है ना, राइज किया है जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड, उसका तो वेट होगा, उसको कौन बैलेंस कर रहा है, वो सरफेस टेंशन जो चारों तरफ लगा हुआ है उसका नेट जो अपवर्ड मोमेंट है वो, और वहाँ से भी सेम रिजल्ट आया है। इसका मतलब ये गलत नहीं है ना। अब एक चीज़ क्या नोट करने वाली बात यहाँ पे है कि सपोज करो कि किसी उसमें हमने कैपिलरी को डाला है ना, कैपिलरी को डाला, और इसका जो जितना हाइट ये राइज होने वाला है कैलकुलेशन के बाद में, उतना इसका लेंथ ही नहीं है ना। तो इफ़ यदि हमारे पास में रहता है कि जो कैपिलरी है ना, कैपिलरी है ना, लेंथ, वो जो लेंथ है L,
वो लेस देन h है, तो क्या होगा? तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से ये चीज़ ऐसे राइज करते करते यहाँ से गिरना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। हम इसको लिखेंगे कि जो लिक्विड होगा वो फॉल नहीं करेगा, डू नॉट ओवरफ्लो। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पे लिक्विड जो होगा वो डू नॉट ओवरफ्लो ये नहीं होगा। इंस्टीड होगा क्या? इंस्टीड बैलेंस करने के लिए इसमें थीटा चेंज हो जाएगा, थीटा विल चेंज, मतलब कॉन्टैक्ट एंगल विल चेंज, कॉन्टैक्ट एंगल इसमें चेंज हो जाएगा, है ना। और वो कॉन्टैक्ट एंगल ऐसे चेंज होगा सच दैट जो वेट हो जाए वो आपके पास कितना हो जाए, 2 पाई AS इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, वेट को बैलेंस करने के लिए थीटा को चेंज करेगा, कॉन्टैक्ट एंगल को थोड़ा सा फ्लैट या ऐसे बना लेगा, ठीक है, लेकिन वो ओवरफ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको सॉल्व करते हैं कि क्या आया हुआ है, कैसे है और कैसे कैसे उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये 9 नंबर क्वेश्चन जो 2020 में आया है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसने क्या कहा कि अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r इज इमर्ज इन वाटर एंड वाटर राइजेज इन इट टू द हाइट h, ठीक है। मतलब एक कैपिलरी ट्यूब है, रेडियस r का है, तो a के जगह पे यहाँ पे r दे रहा है, जो आप यहाँ पे a लिखे हो वो सीधे r दे रहा है। इज इमर्ज इन अ वाटर एंड वाटर राइजेस टू एट हाइट h, ठीक है। द मास ऑफ द वाटर इन द कैपिलरी इज 5 ग्राम। मास जो कैपिलरी में है, कैपिलरी में जो ये मास है, ये मास दे दिया कि 5 ग्राम है, ठीक है, ये 5 ग्राम है। तो कह रहा है 5 ग्राम, तो डेफिनेटली हम ऐसा कह सकते हैं कि ये 5 ग्राम के जो वेट होगा, है ना। चलो ये पहला केस दे दिया ऐसे करके। नेक्स्ट में दिया है अनदर कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 2r, दूसरे का रेडियस जो दे रखा है वो 2r दे रखा है, और इज इमर्ज इन द वाटर, उसको भी उसमें क्या द मास ऑफ द वाटर दैट विल राइज इन दिस ट्यूब इज व्हाट। तो इसमें हमें ये बताना है कि इसमें कितना मास जो होगा, जैसे इसको हम मान लेते हैं m1, इतना मास राइज हुआ था, तो इसमें m2 कितना राइज होगा ये हमें बताना है। तो आपको नहीं लगता कि इसमें मैं ये फॉर्मूला लगा देता तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि वेट जो होता है वो 2 पाई AS cos थीटा के बराबर होता है, तो इसी को हम लगा देते हैं। जो वेट जो एक्चुअली वेट होता है वो 2 पाई AS इंटू कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। अब एक ही ग्लास और वाटर है तो थीटा चेंज नहीं होगा, है ना। अब पहले केस में ये दे रखा है कि हाइट h है, तो इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं कि इसमें पाई a स्क्वायर इंटू h, पाई a स्क्वायर h, ये हो गया पूरा वॉल्यूम इंटू ये जो हो गया वॉल्यूम, और इसी चीज़ को इतना वॉल्यूम इंटू g बराबर ये होगा, और ये चीज़ आपको दे रखा है पाई a स्क्वायर इंटू h, सॉरी रो भी इसमें हो जाएगा, रो शामिल करेंगे तो ये मास हो जाएगा पाई a स्क्वायर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू g। ये चीज़ आपको इतना दे रखा है, कितना, 5 ग्राम, ये आपको 5 ग्राम ऐसे दे रखा है, और ये हो गया 2 पाई AS इंटू कॉस थीटा। दूसरे केस में देखेंगे तो यही चीज़ कैसे लिखाएगा, तो अनदर कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 2r, उसमें रेडियस बदला है, तो उसमें हम कह सकते हैं कि ये तो रो ही रहेगा, ये यहाँ पे क्या रहेगा, पाई ही रहेगा, लेकिन ये चीज़ जो बन जाएगा a स्क्वायर वो कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये वाला पार्ट r स्क्वायर है, इसको r स्क्वायर लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसमें हमें हाइट का पता नहीं कि कितना है, हाइट सपोज करो कि हम एक सेकेंड मान लेते हैं, g इतना ही रहेगा, और इधर साइड में आओगे तो 2 पाई, ये हो जाएगा कितना, 2r इंटू s उतना ही रहेगा, और ये कॉस थीटा उतना ही रहेगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट एंगल चेंज नहीं होगा जब तक नेचर ना चेंज हो जाए। तो ये हमारे पास में आ गया। तो यहाँ से कम हमें हाइट तो पता चल जाएगा कि हाइट कितना, वाटर कितना राइज किया है, तो इसीलिए इसमें से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो कौन कौन सा चीज़ कैंसिल होगा और कितना आंसर आएगा, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, g से g कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, s से s कैंसिल, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, और यहाँ पे ये भी r है, r से r कैंसिल। यहाँ पे हमारे पास में एक क्या बचा, 1/2, यहाँ पे बचा 1/2, और इधर जो बचा वो कितना बचा, अभी हम बाद में उसको करेंगे। ऊपर है h और नीचे में है 4 टाइम्स ऑफ h2, तो इसीलिए यदि मैं h2 निकालने की कोशिश करूं तो ये h/4 इंटू 1/2 मतलब h/8 आ जाएगा, h/8 आ जाएगा। तो अब बताओ h के कॉरस्पॉन्डिंग 5 ग्राम है, तो h/8 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा, तो h/8 के कॉरस्पॉन्डिंग, हाँ। अब हम देखते हैं कि उसमें मास कितना होगा, तो इसीलिए अब हम सेकेंड में करते हैं, मास 2 कितना होगा, तो मास 2 को हम लिखेंगे रो
डेंसिटी इनटू एरिया पाई, और आर स्क्वायर का मतलब 4 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर है ना, और ये मास हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम भी करना है, और H2 का मतलब H/8, हम ऐसा कर सकते हैं, ये मास 2 हो जाएगा। और मास 1 जो है दिया हुआ, ये एक्चुअली में कितना है, रो टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर है ना, और रो पाई आर स्क्वायर इंटू एच के बराबर है ना। तो ये एरिया इंटू हाइट, ये वॉल्यूम हो गया, इंटू डेंसिटी, ये मास, ये 5 ग्राम दे रखा है। तो देखो इसमें से कितना पार्ट 5 ग्राम हो गया, रो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये 5 हो गया। तो बाकी बचा हुआ पार्ट तो रह जाएगा ना, 5 इंटू ए 4/8 हो गया, 4 से ये 2, तो ये क्या हो जाएगा 5/2, और 5/2 2.5 हो जाएगा। तो इसमें 2.5 ग्राम जो हो जाएगा इज द आंसर। ठीक है, इस तरह से हम बना लेंगे। तो कैपिलरी राइज से क्वेश्चन अच्छे अच्छे आए हुए हैं, तो आप उसको देखोगे तो सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। अब नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या दिया उसको देखो। नेक्स्ट में दिया अ सोप बबल हैविंग अ रेडियस 1 mm, बबल है, ठीक है, बबल है, और उसका रेडियस ऐसे दे दिया कि इसका जो रेडियस है, ये रेडियस है 1 mm, तो 1 mm इसका रेडियस है। इज ब्लोन फ्रॉम अ डिटर्जेंट सॉल्यूशन हैविंग अ सरफेस टेंशन ऑफ दिस, इसका जो सरफेस टेंशन दे रखा है वो भी दे रखा है, 2.5 इंटू 10⁻⁻2 है न्यूटन पर मीटर। द प्रेशर इनसाइड द बबल इक्वल्स at a point Z0 below the free surface of water in a container। कहा कि अंदर का जो प्रेशर है, लेट से अंदर के प्रेशर को P1 में मान लेता हूँ, और बाहर के प्रेशर को मैं P2 मान लेता हूँ, तो ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा P2। P1 के बारे में बता रहा है कि द प्रेशर इनसाइड द बबल इक्वल्स एट अ पॉइंट Z0 बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर कंटेनर। मतलब एक तरह से यहाँ से एक वाटर रखा हुआ है, और यहाँ से यदि Z हम कितना जाते हैं, Z0 नीचे जाते हैं, तो जितना प्रेशर यहाँ पे दिखेगा उसी के बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं P एटमॉस्फेरिक प्लस रो GZ0 है ना, वो अंदर का प्रेशर हो गया। तो यही प्रेशर P1 के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि P1 के बराबर ये है। टेकिंग G इतना, डेंसिटी ऑफ वाटर इतना, एंड द वैल्यू ऑफ Z0 इज व्हाट। ठीक है, तो इसमें सारा चीज़ यदि दे रखा है, ठीक है, तो इसमें हमें डेंसिटी ऑफ वाटर इतना, द वैल्यू ऑफ Z0 इज व्हाट, हमें डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है, G दे रखा है ना, और सो बबल हैविंग रेडियस 1 mm इज ब्लोन फ्रॉम अ डिटर्जेंट सॉल्यूशन हैविंग अ सरफेस टेंशन। ओके, अब यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे प्रेशर P1 है और यहाँ पे प्रेशर PA है, तो P1 बड़ा है, तो P1 माइनस यदि हम PA करें तो ये एक्सेस प्रेशर हो जाएगा, और दिस इज अगेन 2 टाइम्स ऑफ, यदि ये क्या है, बबल है, तो ये 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ S/R के बराबर हो जाएगा, और इसका R जो है वो दे रखा है इतना, P1 माइनस PA। और ये चीज़ हमारे पास में, अब P1 माइनस P यहाँ से देखें तो ये रो GZ0 के बराबर होना चाहिए। तो अब हो गया, सॉल्व हो गया, ये 4 हो गया इंटू सरफेस टेंशन 2.5 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन R के जगह पे 1 mm, मतलब 1 इंटू 10⁻³ है ना, इक्वल टू रो ऑफ वाटर 10⁻³ है, G को लेना है 10, Z0 हमें नहीं मालूम है, Z0 को सॉल्व कर लेंगे, तो Z0 को सॉल्व कर लेंगे तो बाकी सबको इधर ले आओ, है ना, तो बाकी सबको इधर ले आके Z0 को सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2.5 इंटू 10⁻² अपॉन 10⁻³ और इंटू 1 अपॉन 10⁻³ और 1/4 10⁻4 हम ऐसे कर देंगे। तो ये जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो देखो आंसर कितना आ जाएगा, बाकी सब 10 को इकट्ठे करो, इसको हम इकट्ठा करते हैं, तो ये 25, ये 100 हो जाता, 100 लेकिन 1 पॉइंट हो जाएगा तो 10 ही हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻2 ये है, ऊपर जाएगा तो ये +3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये -4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा फिर, और ये वाला पार्ट ये 1 है तो इसमें +1 ही जोड़ दो, तो 10⁻⁻ कितना हो गया, 3 और 1 4, 4 से 4 गया 10⁻⁻2 हो गया सिंपली, और 10⁻⁻2 का मतलब 1/100, 1/100 का मतलब 1 सेंटीमीटर, सो 1 सेंटीमीटर इज द आंसर। तो इसमें दोनों चीज़ आपसे पूछ लिया है ना, एक्सेस प्रेशर के बारे में जानकारी, और थोड़ा कि लिक्विड में H हाइट नीचे आते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बीच में जानकारी पूछ दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें कहा कि अ रेक्टेंगुलर फिल्म ऑफ लिक्विड इज एक्सटेंडेड फ्रॉम 4 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हम ऐसा कर सकते हैं, एक रेक्टेंगुलर फिल्म था, तो रेक्टेंगुलर फिल्म में हम इसको 4 मान लेते हैं, दोनों में कॉमन है, तो 4 सेंटीमीटर ऐसे है, शुरुआत में ये 2 सेंटीमीटर पे था, तो शुरुआत में यहाँ पे ऐसे
ये 2 सेंटीमीटर पे था, मतलब ये इतना डिस्टेंस जो है वो 2 सेंटीमीटर पे है। बाद में हमने इसे एक्सटेंड करके इसको कितना ला दिया है, 5 सेंटीमीटर पे ला दिया। तो बाद में एक्सटेंड करके हमने इतना बड़ा एरिया ला दिया, ठीक है। तो बाद में ये चीज़ जो है ये कितना है, 5 सेंटीमीटर पे यहाँ पे आ गया, ठीक। तो ये कहता है इफ़ द वर्क डन इज़ इतना जूल। तो इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में जो आपका वर्क डन है ना, इसको खींच खींच के यहाँ तक लाने में ये वर्क डन जो है वो 3 × 10⁻⁻4 जूल है। तो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज व्हाट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि हमें पता है कि जो ये वर्क करेंगे वो इसके पोटेंशियल एनर्जी में जाके शामिल हो जाएगा, और वो भी जितना डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी है। तो हम कह सकते हैं कि U फाइनल माइनस U इनिशियल जो है यही चीज़ आपके पास में ये वर्क डन 3 × 10⁻⁻4 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे यदि इतना हो जाएगा तो हमें ये बताना है कि यहाँ पे U फाइनल कितना है। तो U फाइनल जो हो जाएगा, हमें पता है कि जो एनर्जी होता है वो क्या होता है। जैसे हमें पता है कि सरफेस टेंशन जो है वो एनर्जी पर यूनिट एरिया को कहते हैं, तो इसलिए सरफेस टेंशन इनटू एरिया लिखेंगे। तो फाइनल में हम देखेंगे तो वो सरफेस टेंशन इनटू फाइनल एरिया जो है वो कितना है। तो फाइनल एरिया आपके पास में 4 × 5 ये कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 10⁻⁻4 हो गया इतना, और इंटू 2 भी करेंगे क्योंकि 2 फ्री सरफेस है। फिर माइनस इनिशियल को देखोगे तो कितना होगा, S इंटू इनिशियल कितना है, 4 × 2 मतलब 8, 4 × 2 मतलब 8, 8 × 10⁻⁻4 है। इसको भी 2 गुना करेंगे और ये चीज़ आ गया आपके पास में 3 × 10⁻⁻4। तो सॉल्व कर लो, s को बाहर कर लो, इवन 2s को भी बाहर कर लो, और इवन 10⁻⁻4 को भी बाहर कर लो। तो ये 20 - 8 से बच जाएगा, और ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻4। तो ये चीज़ आप सॉल्व कर सकते हो, ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो s बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻⁻4 अपॉन 2 × 10⁻⁻4। ये नीचे ऐसे गया और इंटू 1 ऐसे 12 कर देंगे, ये और ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो 3 इसमें कितना आ जाएगा, 3/24 ऐसे आ गया। तो इसको कैसा कर सकते हैं, 1/8 हो गया। तो 1/8 आपका कितना हो जाएगा, तो 0.1 आप करोगे तो 10 2 0 16 फिर 4 0 ऐसे फिर 5 0.125 इज़ द आंसर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यदि पता है, जो हमने सबसे शुरुआत में बता दिया था कि सरफेस टेंशन और ये जो होता है वो आपस में जुड़ा होता है, तो उसके अनुसार से ये बन गया। नेक्स्ट में कहा 3 लिक्विड ऑफ द डेंसिटी ρ1 ρ2 एंड ρ3। 3 लिक्विड है और सभी की डेंसिटी अलग अलग है, और ये भी दे दिया कि ρ1 इज ग्रेटर देन ρ2 इज ग्रेटर, हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन T। सरफेस टेंशन सभी में T है, जैसे हम S से रिप्रेजेंट करते थे वो T सभी में सेम है। राइज टू द सेम हाइट इन 3 आइडेंटिकल कैपिलरी। अब सबसे पहले जो हाइट रेज जो होता है वो होता है 2s cos थीटा बाई रो इंटू जी इंटू जो उसका रेडियस ऑफ कैपिलरी होता है ना, इतना होता है। अब यहाँ पे देखो कि चाहे पहला है या दूसरा है या तीसरा है, ये कहता है कि सेम हाइट तक गया है। सेम हाइट तक जाने का मतलब है कि H1 जो है वो बराबर है H2 और वो बराबर है H3, ये तीनों हमारा बराबर है। अब इसने क्या कहा कि द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट θ1 θ2 एंड θ3 क्या होगा। अब सिंपल सी बात है कि अब यदि हमारे पास में रो का वैल्यू बड़ा होगा, है ना, तो h का वैल्यू कम होगा, और h को मेंटेन करने के लिए हमें cos थीटा के वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, और सभी का चूंकि s तो सेम है, cos थीटा के वैल्यू को भी बढ़ाना पड़ेगा यदि ये बढ़ाते हैं तो यहाँ जो दिया हुआ है, सिंपल जो दिया हुआ है कि जो ρ1 ग्रेटर देन से छोटा ρ2 है और उससे छोटा ρ3 है, तो यदि ρ1 बड़ा है तो cos θ1 भी बड़ा होगा, तभी h बराबर हो सकता है। तो इसका मतलब cos θ1 बड़ा है और cos θ2 उससे छोटा है और cos θ3 उससे छोटा है। cos थीटा का वैल्यू कम कब होता है, जब थीटा हम बढ़ाते हैं। तो इसका मतलब सीधा हो गया कि θ1 से बड़ा θ2 है और उससे बड़ा θ3 है ना। और आपको पता है कि यदि राइज हुआ है तो इसका मतलब कॉन्टैक्ट एंगल 90 से बड़ा तो नहीं हो सकता, है ना। राइज हुआ है तो 90 से बड़ा तो नहीं हो सकता, तो ये पूरा के पूरा जो एंगल होगा वो 90 से छोटा होगा, है ना। दूसरा, 0 से भी छोटा नहीं हो सकता, तो 0 से छोटा नहीं हो सकता, तो 0 के बराबर ऐसा होगा। B इज गोइंग टू बी द आंसर, है ना। θ1 से बड़ा, θ2 से बड़ा, θ3 π/2 से छोटा और 0 से बड़ा, यही तो आंसर है।
ठीक है, तो कैपिलरी राइज पे एक और क्वेश्चन इसमें पूछ दिया। नेक्स्ट में कहा वाटर राइजेज टू अ हाइट h इन अ कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, वाटर राइज किया और कैपिलरी ट्यूब पे h हाइट तक राइज किया। ठीक है, ओके। अब क्या कहा, इफ द लेंथ ऑफ द कैपिलरी ट्यूब एबव द सरफेस ऑफ वाटर इज मेड लेस देन h। अब ऐसा क्या किया गया कि ये जो h हाइट तक गया था, नेक्स्ट में कैपिलरी जो हम लाए हैं उसको h से छोटा कर दिए। तो क्या वाटर राइज अप टू अ पॉइंट a little below the top and stay there. Water does not rise at all. Water rise up to the tip of capillary tube and then start overflowing with like a fountain. Water rise up to the top of capillary tube and stay there without overflowing. यही चीज़ आप कह सकते हो कि ये आंसर हो जाएगा, वाटर अप टू द पॉइंट लिटिल बिलो द टॉप एंड स्टे। तो डी इसमें आंसर हो जाएगा कि वहाँ पे जाके और ये रुक जाएगा, ओवरफ्लो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट 14 में हम देखते हैं अ सर्टेन नंबर ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ अ लिक्विड ऑफ रेडियस आर कोसिलिस टू फॉर्म। अच्छा, एक साथ मिल गया है टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप ऑफ रेडियस आर एंड वॉल्यूम वी। इफ द टी इज द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड देन क्या होगा। देखो, अब सर्टेन नंबर ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप, हमारे पास में n नंबर ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप है शुरुआत में। लेट्स से कि इसमें n नंबर ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप है। ये सब चीज़ मिलके एक बड़ा ड्रॉप बना लिया, ये सब चीज़ मिलके एक बड़ा ड्रॉप बना लिया। ठीक है, ये सब छोटे छोटे ड्रॉप थे और ये छोटे छोटे जो ड्रॉप थे वो सब मिलके यहाँ पे एक बड़ा ड्रॉप बना लिया। इसने क्या कहा कि इसमें सारे का हर एक छोटे का जो रेडियस है वो r है, हर एक छोटे उसका जो रेडियस है वो r है। ठीक है, और ये जो बनाया है वो कैपिटल R बना लिया, ये कैपिटल R बना लिया, है ना। और इसका जो वॉल्यूम है एंड वॉल्यूम v, इसका वॉल्यूम जो v है और सरफेस टेंशन T है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन यहाँ पर भी T है, यहाँ पर भी T होगा क्योंकि सेम लिक्विड है तो वो बदलेगा नहीं। सबसे पहला चीज़ कि ये पूरा मिलके ही ये बना है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं n इंटू 4/3 पाई आर क्यू का वैल्यू दिस मस्ट बी इक्वल टू 4/3 पाई और r का होल क्यूब, और यही हमारा v बनने वाला है। अब जहाँ यूज होगा वहाँ पे देखेंगे, ये तो मस्ट है। नेक्स्ट में कहा सरफेस टेंशन T है। तो अब यदि देखेंगे कि इनिशियल एनर्जी यदि इसमें हम देखते हैं, इनिशियल एनर्जी देखते हैं तो कितना होगा। तो इनिशियल एनर्जी n टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन T है इनटू यहाँ पे 4 पाई r स्क्वायर, यही तो टोटल एनर्जी इनिशियल हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर इंटू T इंटू n, है ना। और यदि U फाइनल हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सिंपल क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर सरफेस एरिया इंटू टेंशन T, यही हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखना है कि U फाइनल और U इनिशियल में कौन बड़ा है और कौन छोटा है ना। तो देखोगे कि दोनों में 4 पाई तो है ही, दोनों में T तो है ही, है ना, T तो है ही। अब NR स्क्वायर और R स्क्वायर में कौन बड़ा है उस पर डिपेंड करेगा ये बाकी चीज़ें। ठीक है, ठीक। तो एक काम कर सकते हैं यहाँ पे कि एनर्जी सपोज करो कि हम मानते हैं कि रिलीज किया, एक चीज़ मान के हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारा मैथमेटिक्स खुद ही उसे क्या कर लेगा, चीज़ों को संभाल देगा। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे मैं मानता हूँ कि एनर्जी रिलीज हुआ है, तो डेफिनेटली इनिशियल ज़्यादा था और फाइनल हमारा कम है, तो हम रिलीज वाले पार्ट को U इनिशियल माइनस U फाइनल कर सकते हैं, है ना। तो U इनिशियल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा n इंटू टी इंटू 4 पाई r स्क्वायर और माइनस ये 4 पाई r स्क्वायर इंटू टी हो जाएगा। ये होगा, हम मान के चल रहे हैं कि रिलीज हुआ है, तो इसका वैल्यू जो प्रूफ करना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव है, क्योंकि नेगेटिव होगा तो एब्जॉर्ब कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ के अनुसार से हमें इसे ये करने के लिए हमें 4/3 पाई आर क्यू होता तो बहुत अच्छा था। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको मैनेज करते हैं, क्योंकि हम इसको वॉल्यूम बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो सपोज करो कि यहाँ पे 4/3 और 4/3 यहाँ पे लाने के लिए इस पूरे पोर्शन में बाहर हम यदि 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब दूसरा एडजस्टमेंट क्या करना है कि यहाँ पे आर क्यू चाहिए था, तो आर क्यू यदि यहाँ पे लिखना है तो ऊपर एक आर चाहिए, तो नीचे भी एक आर कर देंगे तब भी चलेगा, और यहाँ पे ऊपर एक कैपिटल आर और नीचे भी कैपिटल आर करेंगे तब भी चलेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 4/3 पाई आर क्यू और n यदि कर देते हैं, उसमें n शामिल कर देते हैं। देखो
4/3 पाई आर क्यू, और उसमें यदि मैं n को शामिल कर दूं, उसमें मैं n को शामिल कर दूं तो ये एक वॉल्यूम v हो जाएगा, तो इसको v लिख सकता हूं। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे टोटल v लिख दिए, इंटू टी हो गया, और बाई यहाँ पे स्मॉल r हो गया। ठीक है, इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं। माइनस यहाँ पे उसी तरह से 4/3 पाई आर क्यू, ये वाले पोर्शन को हम क्या लिख सकते थे, वॉल्यूम v लिख सकते थे। तो इसको v लिख देंगे, इंटू टी लिख देंगे, और अपॉन r कर देंगे, और यहाँ पे आ गया इंटू 3। तो अब सोचो, यहाँ से 3vt हम आराम से कॉमन ले सकते हैं। तो 3vt यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 1/r माइनस 1/, ये है। अब बताओ, ये सिंपल सी बात है कि ये जो r है वो छोटा है, और यदि ये छोटा है तो ये बड़ा क्वांटिटी आएगा। अब बड़े क्वांटिटी में से छोटा क्वांटिटी घटाएंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा, तो ये पॉजिटिव ही आएगा, इसका मतलब रिलीज ही हुआ है। तो जो होगा इसमें रिलीज हुआ है, एब्जॉर्ब तो नहीं हुआ है। कितना, तो 3vt 1/r माइनस इतना, सी इज द आंसर। तो इसमें क्या था, मैनिपुलेशन था, जो आपका एक्सप्रेशन था उसको मैनिपुलेट करना था, बहुत अलग क्वेश्चन नहीं था, सॉल्यूशन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम इसमें आते हैं, द वेटेबिलिटी ऑफ द सरफेस ऑफ लिक्विड डिपेंड्स प्राइमरली अपॉन। वेटेबिलिटी मतलब वेट कोई हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे। एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द सरफेस एंड द लिक्विड, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन। तो ऑब्वियसली एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट आप कह सकते हो, क्योंकि एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट कहीं ना कहीं वो एडेसिव फोर्स और जो कोहेसिव फोर्स है उससे रिलेटेड है। तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट आप इसमें आंसर लिख सकते हो कि एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द सरफेस एंड द लिक्विड, बाकी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो ये आपके आए हुए क्वेश्चन जो इसके हैं वो बन गए। अब कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये बाद में मैंने आपको आंसर दे दिया है। तो इस तरह से आपका ये जो डे नंबर जो आपका जो ये है ख़त्म हो गया है ना। डे कौन सा है, ये 8 है। तो डे 8 आपका ख़त्म हो गया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, और इससे क्वेश्चंस अभी रिसेंट ईयर में जो है वो लगातार पूछ रहे हैं। रिसेंट ईयर में आपने क्वेश्चन देखा है कि लगातार ये पूछ रहे हैं। देखो, ये 17 में पूछा गया था, ये 16 में पूछा गया था, और उधर वाले पोर्शन से आपको ये 15 में पूछा गया था। उधर देखो 19 में पूछा गया है, 15 में पूछा गया है, 13 में पूछा गया है ना। यहाँ पे 19 में पूछा गया, 19 में दो एक तरह से आपके पास में आ गए है ना। और यदि देखोगे तो 20 में भी पूछा गया है, 19 में एक और 3 पूछा गया 19 में है ना, 16 में इतना। तो सोचो 19 वाले में क्या हालत हुई होगी, उससे पहले बहुत कम आता था। 17 मतलब 16 में नहीं पूछा हुआ था, 17 और 19 में 3 और फिर 20 में 1। तो इसलिए आपको क्या करना है कि इस चैप्टर को थोड़ा सा अच्छे से ग्रिप बना लेना है। ठीक है, और वो ग्रिप जो होगा ये आपको थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करना है, और अच्छा खासा ग्रिप इस पर बन जाएगा। ठीक है, तो डे 8 ख़त्म हुआ। अब बस मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको खूब सारा शेयर करिए, आप अपने दोस्तों को शेयर करिए कि चलो आज मैं आपको एक बढ़िया सा लेक्चर दिखाता हूँ जो आपको पूरा जो फ्लूइड का है कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देगा, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको क्लियर कर देगा। और जैसा मैं कहता हूँ कि ये फाइनल पैकेज है आपका, तो ये पढ़ने के बाद आपके पास होना चाहिए कि अच्छा फाइनल हो गया। ठीक है, जो भी आपके पास में टेलीग्राम का जो वो रहेगा जहाँ पे चैनल आपको वो करना है, सब डिस्क्रिप्शन को भी पढ़ा करो। ठीक है, उसमें कुछ रिक्वेस्ट रहता है, उसमें ज्वाइन करने के लिए होता है, जहाँ पे PDF ये सारा चीज़ मैं दे देता हूँ है ना। तो PDF वगैरह जो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन सहित, ये 1 2 ऐसे कैटेगराइज करके, वो सारा चीज़ आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ ज्वाइन करोगे तो ये PDF भी आपको मिल जाएगा। ओके, अगले क्लास में अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।